अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ अगर आ रही हो तो बराए मेहरबानी कोई साहब बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो बराए अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दिन की क्लास हो चुकी है जिसके अंदर मोहतरम जनाब रिजवान शाह साहब ने बड़ी अरकरेज़ी के साथ और बड़ी मेहनतों के साथ बहुत सारी बात अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रखी कि मार्केट किस तरीके से ग्रो करता है, कैसे इसके अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं और पैसे किस तरह से बढ़ते हैं। आदमी साइड बिजनेस यहाँ कैसे कर सकता है, कोई अगर पूरा वक्त देना चाहे तो कैसा करेगा, और अगर थोड़ा वक्त देना चाहे तो उसके लिए यहाँ क्या रास्ते हैं। ऐसे ही शेयर बाजार के अंदर किन किन चीज़ों का फ़ायदा एक आदमी को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तफसील के साथ डीपली बातचीत हो चुकी। अ, अब आज 2-3 चीज़ों पे ख़ास तौर से इंशाल्लाह बातचीत होगी। अ, सर पहले बात करेंगे इंशाल्लाह कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, अपना पैसा लगाने से पहले, किसी भी कंपनी में कौन सी चीज हम पहले देखें कि ये चीज इन 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 चीजों के मेयार पर अगर ये कंपनी बराबर उतर रही है तो हम उसके अंदर पैसा लगाएं। इसलिए कि शेयर मार्केट एक समंदर है, मैंने पहले ही कहा था, और हजारों तरह की कंपनियां यहाँ मौजूद हैं। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि हम किस कंपनी में पैसा लगाएं। हम मामूली सी कोई एक चीज लेना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ब्रांडेड चीज हो, फना हो, ऐसा हो, वैसा हो, गारंटी हो उसकी। अब जाहिर बात है कि यहाँ पर लगाने वाला 10,000 भी लगाता है और लगाने वाला 10 करोड़ भी लगाता है। और शेयर मार्केट ऐसी जगह है कि जहाँ पर अगर कोई 1 करोड़ रुपया भी लेकर खड़ा हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत किनारे में खड़ा हुआ है, बीच मार्केट में नहीं। क्योंकि जो 100 करोड़ की कंपनियां होती है वो पैनिक समझी जाती है, बहुत छोटी कंपनी समझी जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है शेयर मार्केट के अंदर। तो किसी भी कंपनी के अंदर हम अपनी रकम लगाने से पहले किन किन चीजों को पहले देखेंगे, क्या क्या चीजें देखनी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो इन चीजों को खास तौर से आज ये बात करेंगे सर, इन पर रोशनी डालेंगे। और दूसरी बात ये कि किसी भी कंपनी में हम हिस्सा लेने से पहले, चूंकि हम एक मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, तो हमारे लिए सिर्फ माल का आ जाना काफी नहीं है, बल्कि हलाल तरीके से आना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस तरीके से हम किसी भी कंपनी में हिस्सा लेने से पहले ये जान सकते हैं कि शरई नुक्ते नज़र से ये कंपनी हमारे लिए दुरुस्त है या नहीं। और आखिरी बात जो सबसे ज़रूरी होगी वो ये कि हम किस तरीके से ट्रेनर बन सकते हैं, किस तरीके से हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका रास्ता क्या होगा, कैसे अकाउंट खुलते हैं, क्या है नहीं है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम आखिर में बातचीत करेंगे। तो मैं रिजवान शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि अफराद अगर आ गए हों तो बातचीत शुरू की जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ अगर क्लियर हो तो बता दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह बराबर। तो जैसे कि पिछले 2 सेशंस में हम स्टॉक मार्केट का तारुफ देख चुके हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल, यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कितनी कमाई स्टॉक मार्केट से हमें हो सकती है। बतौर इन्वेस्टर 20 साल में, 30 साल में हम कितना कमा सकते हैं, ये हमने पिछले 2 दिन में देखा है। अब हमें ये देखना है कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो हमें कंपनी के बारे में किन किन बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर हम किसी कंपनी को चुनते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसमें क्या क्या अच्छी बातें होनी चाहिए।
ये जो एनालिसिस किया जाता है इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और ट्रेडिंग के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं जिसमें हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखते हैं तो उसको टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। तो इस 3 दिन की वर्कशॉप में हम फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और हमारा ये जो फोकस है कि हम इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले अब हम जब किसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तो हमें कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना है। वो कौन कौन सी होगी अब वो देखते हैं। हमने पहले और दूसरे सेशन में ये देखा कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए मैदान में उतरे स्टॉक मार्केट में तो सबसे पहले हमें किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का एनालिसिस करना है कि उस मुल्क की इकोनॉमी किस तरह से चल रही है, क्या वो मुल्क तरक्की कर रहा है मईशी एतबार से या नहीं। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद हमें इंडस्ट्री एनालिसिस करना पड़ता है कि जो सेक्टर्स हैं इस मुल्क में वो सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे कि फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, इस तरह के ये सेक्टर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी हमने कल देखा है। तो इकोनॉमी एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस ये हम कल के सेशन में देख चुके हैं। अब आज जो हमें देखना है वो है कंपनी एनालिसिस कि कंपनी के अंदर हम क्या क्या देखेंगे। तो कंपनी के अंदर जो चीज़ें हमें देखनी है वो तो बहुत सारी होती हैं, बहुत कुछ हमें देखना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर आज वक्त की तंगी की वजह से सिर्फ और सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ें ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको कंपनी का देखना पड़ता है, सेल्स देखनी पड़ती है, प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रोमोटर की होल्डिंग और कंपनी पर डेब्ट कितना है ये देखना पड़ता है। तो चलिए अब इन सारे नुकात को एक एक करके थोड़ा सा सरसरी तौर पर समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो कंपनी का साइज ज़रूर देख ले। साइज का मतलब क्या है कि कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू करे हैं और इस वक्त कंपनी के शेयर की प्राइस क्या चल रही है। करंट मार्केट प्राइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को। जो कल हमने एग्जाम्पल देखा था उस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि राजू और श्याम इन्होंने एक कंपनी शुरू की और इन्होंने कितना माल लगाया, इन्होंने 1 करोड़ रुपए वहां पर कैपिटल लगाया था और कितने शेयर्स वहां पर उन्होंने इशू किए, उन्होंने वहां पर शेयर्स इशू किए थे 10 लाख शेयर्स। और क्या फेस वैल्यू रखी थी उनकी, उसकी फेस वैल्यू उन्होंने रखी थी 10 रुपए, 10 रुपए की फेस वैल्यू। यानी कि एक शेयर का प्राइस जब उन्होंने कंपनी शुरू की तो 10 रुपए था और टोटल शेयर्स उन्होंने जो मार्केट में उतारे वो थे 10 लाख। तो अब इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें मालूम करना है तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़रब करना पड़ेगा। तो 10 लाख को अगर हम 10 गुना कर दें तो कितना होता है 1 करोड़। तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ था। अब ये कंपनी जब बाजार में आ जाएगी और बाजार में आने के बाद अगर ये अच्छा परफॉर्म करती है, इसका शेयर बढ़ता जाता है, तो इसका शेयर मान लीजिए कि 100 रुपए का हो जाता है मार्केट में आने के बाद, लेकिन शेयर्स यहां पर 10 लाख हैं। तो अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा, तो हमें 10 को 100 से ज़रब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1000। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब कहा जाएगा कि ये 1000 करोड़ हो चुका है। अभी जो सेशन हम ले रहे हैं जिसमें हम कंपनी के फंडामेंटल्स देख रहे हैं, तो इसको हम एक झलक आगे यानी कि इस सेशन के एंड तक मनी कंट्रोल पर और स्क्रीनर.in ये 2 वेबसाइट्स होते हैं जहां पर हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आसानी से करते हैं। तो किसी का कमेंट है कि इसको कहां पर देखा जा सके, तो इसको हम एक स्टॉक को हम दोनों वेबसाइट्स में चेक करेंगे कि किस तरह से आप वहां पर इस तरह का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इस कंपनी के अगर 10 लाख शेयर्स हैं टोटल और आज इसकी करंट मार्केट प्राइस शेयर की चल रही है 100 रुपये, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगा 1000 करोड़। तो हम इस तरह से हर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये सारा डेटा हमें आसानी से अवेलेबल होता है मनी कंट्रोल और
screener.in इस तरह की वेबसाइट्स पर, और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग का, वहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन किस कंपनी का कितना है ये मिल जाएगा, तो कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना ज़रूरी है, इससे हमें कंपनी का साइज़ पता चलता है। तो कंपनी का साइज़ हम 4 तरह से बता सकते हैं कि कंपनी किस साइज़ की है। सबसे पहला साइज़ किसी कंपनी का हम कहेंगे कि कोई कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है। कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा। तो अगर किसी कंपनी का कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से कम है तो हम उसको माइक्रो कैप कंपनी कहते हैं। 1000 करोड़ से नीचे के जो कंपनीज होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा होता है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और इसके अंदर ऑपरेटर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि धांधली इसके अंदर होने के इम्कानात होते हैं। तो ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से कम है, और वो कंपनीज तो और भी ख़तरनाक होती है जो 500 करोड़ के भी नीचे हो, और इनमें ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स होते हैं। पेनी स्टॉक्स यानी उनकी जो कीमत होती है वो 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, इस तरह के कम कीमत के वो शेयर्स होते हैं। तो लोग ललचाते हैं कम कीमत के शेयर्स खरीदने पर, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सस्ता शेयर देखकर नहीं खरीदना चाहिए, अच्छा शेयर देखकर खरीदना चाहिए। तो माइक्रो कैप कंपनी से हम दूर रहेंगे। उसके बाद आती है स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है कि 1000 करोड़ से 5000 करोड़ तक का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकता है। तो ये कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक होती हैं। इनमें रिस्क हमारा थोड़ा सा हाई होता है क्योंकि ये नई नई कंपनीज होती हैं, अभी उभर रही होती हैं, लेकिन इनके अंदर बढ़ने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं मार्केट में। तो हम स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर उस कंपनी के सारे फंडामेंटल्स अच्छे हों तो। उसके बाद आती है मिड कैप कंपनी, यानी मिडल कैपिटलाइजेशन जिसका होगा, जो होता है 5000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक का। तो इसमें हमारा रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाता है और रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम हो जाता है अगर हम इसका मवाजना करें स्मॉल कैप कंपनीज से। तो ये भी कंपनीज काफ़ी अच्छी होती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इनमें भी ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक होती है लार्ज कैप कंपनीज, इसमें आती हैं ब्लू चिप कंपनीज जिनका साइज़ होता है 20,000 करोड़ से ऊपर का। इनके अंदर रिस्क भी बहुत कम होता है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत कम होता है। जैसे हमने कल मिसाल दी थी कि एक आम का पेड़ है, अगर वो 100 फीट लंबा होता है तो उसके बाद उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। वो फल तो ज़रूर देगा लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो होती है। और बनिस्बत इसके कोई आम का पेड़ ऐसा है जो अभी 5 फीट 10 फीट का है तो हम कह सकते हैं कि वो मिड कैप या स्मॉल कैप है और अभी उसके अंदर बढ़ने की बहुत गुंजाइश है, तो हम उस आम के पेड़ को ले सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी अपने इब्तदाई दौर में है और काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है तो उस कंपनी में पैसा लगाना ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है बनिस्बत लार्ज कैप कंपनीज़ के। लेकिन लार्ज कैप कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि आज हम जो देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, ये लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। तो इनके अंदर एक एडवांटेज ये होता है कि रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड 20, 30, 40 साल का हमारे पास है कि इतने सालों में इन कंपनीज ने बहुत अच्छी स्टेडी ग्रोथ की है। और जब इनका पास्ट परफॉर्मेंस इतना अच्छा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमें रिटर्न देंगे। लेकिन अब चूंकि ये अपने बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं, अब ये जो पेड़ था अब 100 फीट का हो चुका है तो आगे गुंजाइश थोड़ी सी कम रह जाती है। तो ये आगे बढ़ेंगे ज़रूर लेकिन थोड़ी सी धीमी रफ्तार से बढ़ेंगे। अगर आपको कम रिस्क चाहिए या फिर आपके पास रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप सिंपली जो निफ्टी 50 के बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिविजुअली। आप रिलायंस ले लें, इन्फोसिस ले लें, विप्रो ले लें, TCS ले लें और अवेन्यू सुपरमार्ट, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, इस तरह के जो कंपनीज़ हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने सेगमेंट में, वो लीडर होते हैं, मार्केट लीडर जिनको कहा जाता है। तो इनमें लो रिस्क लो रिवॉर्ड होता है। लेकिन जो रनर अप होते हैं, जो उनके पीछे से आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे आते हैं, तो स्मॉल कैप मिड कैप को भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो इस तरह से हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी का साइज हमें ज़रूर देख लेना है। इसके बाद नंबर 2 पर जो चीज़ हमें देखनी है कंपनी के बारे में वो है कंपनी की सेल, यानी कंपनी का जहां से बिजनेस आ रहा है, कंपनी जो काम करती है क्या वो उससे पैसा बना पा रही है, क्या वो मार्केट में उसको बेच पा रही है। कोई कंपनी अगर जूता बनाती है तो क्या उसके जूते मार्केट में बिक रहे हैं,
तो हमें ये देखना है कि कंपनी की सेल हो, और सेल सिर्फ हो नहीं, वो मुस्तकिल तौर पर बढ़ती जा रही हो। हम यहाँ पर दो पैमाने लेते हैं, एक सालाना और एक क्वार्टरली, तिमाही जिसको कहते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टरली होता है। तो क्वार्टरली हमें रिजल्ट्स मिलते हैं कंपनीज के कि क्वार्टरली सेल हमें पता चलती है। तो सालाना एतबार से और क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी की सेल बढ़ती हुई हो। सेल को एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जो कि है रिवेन्यू। तो कंपनी का रिवेन्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ता हो, तो ऐसी कंपनी जो ज़्यादा माल बेच पा रही है मार्केट में, वही जब माल बेचेगी तो फिर उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो सेल एक प्राइमरी क्राइटेरिया है किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए, कि सेल होगी तो बाकी चीज़ें फिर उसमें से निकलेगी। अगर सेल ही नहीं होगा तो बाकी चीज़ें अगर पेपर पर अच्छी है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें सेल के तरफ ध्यान देना है कि कंपनी की सेल बढ़ती हुई हो। दूसरी जो चीज़ है हमें जहाँ पर ध्यान देना है वो है कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ हो जिस तरह से सेल बढ़ती हुई हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कंपनी का सेल आपको बढ़ता दिखे लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि कंपनी के अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ चुकी है और कंपनी के पास कुछ और दूसरे मसाइल पैदा हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं वो वहाँ पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन सेल उनकी नहीं बढ़ रही है। हो सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की MRP कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे हो मार्केट में, लेकिन उनको प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेल अगर ज़्यादा हो किसी कंपनी का तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर वो अपने अखराजात को काबू में रखे, अगर वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको इफ़िशियंट बनाए कि कम से कम कॉस्ट में वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, तो उसके लिए उनको एक अच्छी मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी, अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास चाहिए, अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनको चाहिए। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी बढ़ेगी, तो यहाँ पर वो अपना एक्सपेंस कम कर पाएंगे और एक्सपेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो हमें सेल भी बढ़ता हुआ चाहिए और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ चाहिए। अब प्रॉफिट यहाँ पर हमें कौन सा चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि सारे अखराजात कर लेने के बाद कि कंपनी ने टैक्स भी दे दिया, कंपनी ने सारे जो एप्रिसिएशन कंपनी ने जितने डिप्रिसिएशन करने थे, अमोर्टाइजेशन करना था, जो कुछ गवर्नमेंट को टैक्सेस देने थे, इंटरेस्ट पे करना था, जो कुछ अखराजात उसके लगते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, वो सारे अखराजात पूरे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है जिसको बॉटम लाइन कहा जाता है, वो प्रॉफिट बढ़ता हुआ हो। तो हमने दो चीज़ें देखी, एक टॉप लाइन जिसको कहा जाता है सेल्स, तो सेल्स बढ़ती हुई हो और प्रॉफिट बढ़ता हुआ हो। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि कंपनी जो प्रॉफिट अपना पेपर पे दिखा रही है तो क्या वो प्रॉफिट असल में हार्ड कैश की शक्ल में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको कहा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी तैयार करती है। उस स्टेटमेंट में यह बताया जाता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको प्रॉफिट दिखाया जा रहा है वो प्रॉफिट असल में कैश में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। हमारे पास इंडिया में जो अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, इसमें यह होता है कि जैसे ही सेल हो जाता है वो सेल आपको अकाउंट में दिखाना पड़ता है कि ये सेल हो गया। अब अगर वो सेल क्रेडिट में है, आपने उधारी पर माल बेचा है, जब आप उधारी पर माल बेचेंगे ना तो फिर क्या होगा, आपके पास पैसा तो नहीं आया लेकिन आपके अकाउंट में वो एंट्री दिख गई कि ये सेल हुआ। तो गवर्नमेंट क्या देखेगी कि यहाँ पर सेल हो चुका है और सेल के बाद उसमें से इतना इतना प्रॉफिट बचा है, उस हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स वसूल करेगी। लेकिन क्रेडिट में अगर वो सेल हुआ है तो वो आपके सेल और प्रॉफिट में तो दिखेगा लेकिन असल में वो हार्ड कैश आया ही नहीं। अगर कंपनी हार्ड कैश नहीं अर्न कर पा रही है कि जो सेल कंपनी ने किया क्रेडिट में उसको वो वसूल नहीं कर पा रही है, लोग कंपनी के पैसे डुबो रहे हैं, कंपनी से माल खरीदते हैं लेकिन कंपनी को वापस नहीं देते हैं, तो इस शक्ल में क्या होगा, उस कंपनी के पास काम करने के लिए पैसा नहीं आएगा और वो कंपनी एक दिन डूब जाएगी। तो हमें ऐसी कंपनी देखनी है जो कागज़ पे जो प्रॉफिट दिखा रही है वो प्रॉफिट पैसों की शक्ल में उस कंपनी के पास वापस पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसको कहा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है कंपनी जिस चीज़ का कारोबार करती है उस कारोबार से उसको वो पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली आईटी कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर बेच के जो पैसा कमा रही है क्या वो पैसा हार्ड कैश में कंपनी के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो इसको कहा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेशन। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के पास किसी और जराए से पैसे आए, किसी और सोर्स से पैसे आए, जैसे कि कंपनी का कोई मुकदमा चल रहा हो किसी दूसरी कंपनी के साथ, कंपनी ने वो मुकदमा जीत लिया तो उसको मुआवजे के तौर पे पैसा मिल गया। कंपनी के कोई एसेट थे जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे थे, ज़मीन थी, कुछ जायदाद थी, बिल्डिंग थी, वो कंपनी ने बेच दिया या उसको किराए पर दे दिया, तो वहाँ से भी पैसा आ रहा है। कंपनी ने अगर किसी को लोन दिया है, उस लोन का कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। कंपनी ने कहीं पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया है, किसी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट कर दिया है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो इन पैसों को ऑपरेशन बेस्ड रिटर्न नहीं कहा जाएगा। जो कंपनी का कोर बिजनेस होता है वहां से वो पैसे नहीं आए। कंपनी का कोर बिजनेस था सॉफ्टवेयर बनाना, तो सॉफ्टवेयर बेचकर जो पैसे आएंगे ना, उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाएंगे। तो हमें प्रॉफिट के साथ साथ ये भी देखना है कि जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, क्या वो पैसों की शक्ल में कंपनी में वापस आया या नहीं आया। अगली चीज जो हम देखेंगे वो होती है रिटर्न ऑन इक्विटी, और इसी को हम एक और पैमाने में देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करके। दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। दोनों का मतलब यह है कि कंपनी ने जो पैसा लगाया काम करने के लिए, उतना पैसा लगा के कंपनी ने कमाया कितना। मान लीजिए कि कंपनी ने 100 रुपये लगाए, कंपनी के पास कैपिटल था 100 रुपये। अब एक साल इसने इस पैसे को इस्तेमाल किया और अगले साल इस पैसे के कंपनी ने कर दिए 110 रुपये। तो यहाँ पर 10% की ग्रोथ हुई इस कंपनी के रिटर्न में। यानी जो कंपनी कैपिटल लेकर आई थी 100 रुपये का, 100 रुपये कंपनी लेकर आई और उससे कंपनी ने एक साल के अंदर 110 रुपये बना दिए। तो कंपनी ने टोटल कितना रिटर्न दिया अपने कैपिटल पर? 10%। अब ये जो 100 रुपये आए थे, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि ये 100 रुपये कंपनी ने स्टॉक मार्केट से लिए थे यानी इक्विटी के शक्ल में, या फिर इसमें कुछ लोन भी शामिल था। अगर ये 100 रुपये पूरे के पूरे कंपनी ने स्टॉक मार्केट से रेस किए थे आईपीओ के जरिए, तो हम कहेंगे कि ये इक्विटी से आया था। तो हम वहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी, ये एक रेशो होता है। ये रेशो आपको मनी कंट्रोल और आपके ब्रोकर की वेबसाइट पर screener.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आपने शेयर होल्डर से जो पैसा लिया है उस पैसे के ऊपर कितना पैसा बनाया, ये कहलाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। और अगर कंपनी के ऊपर कर्ज है, कंपनी ने कर्ज भी लिया है और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट से भी उसने पैसा उठाया है, तो क्या होगा कि हम उसको कहेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि इसमें इक्विटी भी है और लोन भी है। मान लीजिए कि ये जो 100 रुपये है, 100 रुपये में से कंपनी ने स्टॉक मार्केट से लिए थे 50 रुपये और कंपनी ने लोन लिया था 50 रुपये का। तो अब इसके अंदर लोन भी आ गया और इसके अंदर शेयर होल्डर्स के पैसे भी आ गए। तो अब दो तरह का कैपिटल आया, तो इसको हम कहेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये कॉम्बिनेशन है कैपिटल का, जो शेयर होल्डर्स के जरिए भी आ रहा है कंपनी में और लोन की शक्ल में भी आ रहा है। तो इन दोनों को मिला के हम ROCE कहेंगे। अगर किसी कंपनी ने कोई लोन लिया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से पैसे उठाए हैं, तो हम वहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे। और अगर किसी कंपनी ने लोन भी लिया है और स्टॉक मार्केट से पैसे लिए, तो हम ROC देखेंगे। और अगर दोनों भी हम देख रहे हैं तो ये कितना होना चाहिए? ये 15% से ऊपर होना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी अपना कैपिटल लगा रही है, मान लीजिए कि अगर वो 100 रुपये का कैपिटल लगा रही है, तो उसको अगले साल इसको 115 रुपये से ज़्यादा कमाने चाहिए। तो ये कंपनी हमारे लिए अच्छी होगी। तो वो हर साल क्या कर रही है? 15% से वो इस तरह से अपने रिटर्न को बढ़ा रही है। ये रिटर्न ऑफ इक्विटी दिख रहा है, इसको यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि जो कंपनी के मालिक है, जिनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोमोटर कहते हैं, प्रमोटर का कंपनी में स्टेक कितना है, प्रमोटर के पास कितने शेयर्स हैं, ये मायने रखता है। प्रमोटर जो कंपनी को शुरू करते हैं, शुरुआत से कंपनी के साथ में होते हैं, अगर वो आखिर तक भी कंपनी के साथ में बने हुए हैं, इसका मतलब उनको कंपनी पर भरोसा है। इसका मतलब उनको मालूम है कि कंपनी आगे बढ़ने वाली है, इसलिए वो कंपनी में बने रहते हैं। अगर ये प्रमोटर्स
अपने शेयर्स जो उनके पास हैं वो अगर बेच दे और बेचकर निकल जाए कंपनी से, तो इसका मतलब हम क्या लेते हैं कि जो प्रमोटर है उनको अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं रहा, उनको ये डर लग रहा है कि ये कंपनी डूब जाएगी, इसलिए वो अपना जो स्टेक है, जो उनका शेयर होल्डिंग है, वो बेचकर जा रहे हैं। तो किसी कंपनी में अगर आप देखो कि उसके जो प्रमोटर्स हैं, मालिकान हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके अगर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो फिर उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आमतौर पर ये जो प्रमोटर्स होते हैं 50% से ज़्यादा शेयर्स इनके पास होते हैं। तो ऐसी कंपनी जो होती है जिनके पास 50% से ज़्यादा प्रमोटर्स हैं, तो ये कंपनी अच्छी मानी जाती है। ज़रूरी नहीं कि 50 हो, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। और हर कंपनी में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग परसेंटेज 50% से ज़्यादा हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, यानी कि उस कंपनी का कोई मालिक नहीं होता बल्कि कुछ दूसरी कंपनीज मिलकर उसको चला रही होती है, तो उसके प्रमोटर में कौन होता है? दूसरी कंपनीज होती है। इनको कहा जाता है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज, जैसे कि आईटीसी हो गई, एलएनटी हो गई, तो और अभी यस बैंक का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो इसके अंदर जो प्रमोटर्स है वो आपको नहीं दिखेंगे या बहुत कम दिखेंगे। तो 50% का क्राइटेरिया वहां पर आपको नहीं देखना है, आपको कंपनी का स्ट्रक्चर देखना है कि वो कंपनी, वो कोई प्रमोटर उसको रन कर रहा है या फिर वो प्रोफेशनली रन की जा रही है दूसरे कंपनीज के जरिए से। तो कोई भी कंपनी उमूमन उसमें अगर 50% के आसपास या 50% से ज़्यादा प्रमोटर्स हों तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है। और इसमें एक चीज़ ये देखनी है कि मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो होती है 75% की। तो प्रमोटर्स हमेशा 75% से ज़्यादा का स्टेक नहीं रख सकते, उनको 25% मार्केट में इशू करने पड़ते हैं शेयर्स। तो मैक्सिमम जो आपको प्रमोटर दिखेंगे किसी भी कंपनी में वो 75% दिखेंगे। ये जो क्राइटेरिया है ये बैंक्स में भी लागू नहीं होता, क्योंकि बैंक्स के अंदर ये होता है कि बैंक का कंट्रोल और पावर किसी एक शख्स के पास ना चली जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पर सख्ती की है कि बैंक्स के जो प्रमोटर्स है वो 50% शेयर्स नहीं रख सकते। वहां पर आपको जो प्रमोटर्स के परसेंटेज दिखेंगे शेयर्स के वो 20-25 कुछ इस तरह के दिखेंगे। तो जब उनके पास 50% से कम शेयर्स होंगे तो पूरी पावर उनके पास नहीं आ जाएगी। अगर किसी बैंक की पूरी पावर किसी एक शख्स के पास आ जाएगी तो वो क्या करेगा? फिर वो खुद अपने नाम पर लोन्स डाइवर्ट करेगा, वो पैसों का मिसयूज़ करेगा, अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े लोन देगा, या फिर जो बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं उनको कुछ रिश्वत लेकर लोन दे देगा। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर में ऐसा एक अपर लिमिट लगा दी है कि इससे ज़्यादा प्रमोटर्स के स्टेक नहीं हो सकते। लेकिन जनरल कंपनीज में 75% तक वो प्रमोटर्स के स्टेक हो सकते हैं। अगर किसी कंपनी में आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरती हुई दिखे तो इसका मतलब वहां से आपको निकलना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब कभी ये भी हो सकता है कि किसी कंपनी में आपको प्रमोटर्स की जो स्टेक है वो 50%, 60, 70, 75 दिख जाए तो आप खुश हो जाएंगे, चलो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं। लेकिन साथ साथ आपको दूसरी चीज भी देखनी पड़ती है, प्लेजिंग। प्लेजिंग का क्या मतलब है? गिरवी रखना। तो प्रमोटर्स को या आपको भी ये इख्तियार है कि आपके होल्डिंग में, आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं उनको आप गिरवी रख सकते हो। आप उनको गिरवी रखते हो और जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको उसके एवज में लोन देता है। तो प्रमोटर्स बाज़ मर्तबा ऐसा करते हैं कि अगर उनको बिजनेस ऑपरेशंस के लिए पैसे कम पड़ जाएं तो वो अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं। तो थोड़ा बहुत प्लेजिंग 1, 2, 3, 4, 5% का चलता है। लेकिन अगर किसी होल्डर प्रमोटर की होल्डिंग अगर 50% है और आपको उस कंपनी में 40-50% का प्लेजिंग भी दिख रहा है कि कंपनी ने गिरवी भी रखे हैं इतने ही शेयर्स, तो वो कंपनी अच्छी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि ये प्रमोटर वहां से भाग जाए, वो कहीं पर फॉरेन में शिफ्ट हो जाए, अब्रॉड में, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अपनी कंपनी अगर डूब जाती है तो वो लोग फिर वहाँ से निकल जाते हैं और लंदन वगैरह में जाके बस जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोटर के आपको स्टेक तो दिख रहे हैं कंपनी में, लेकिन वो इन स्टेक्स को गिरवी रख के यहाँ से निकल चुका है। तो आपको ये भी देखना है कि प्रमोटर्स का परसेंटेज भी ज़्यादा हो और शेयर्स गिरवी भी ना रखे हों। अगर किसी कंपनी में पहले प्लेजिंग थी और वो अपनी प्लेजिंग कम कर रहे हैं, यानी कि जो गिरवी रखे थे उन्होंने शेयर्स, वो गिरवी रखे हुए शेयर्स वो छुड़ा रहे हैं अब ब्रोकर से, यानी कि ब्रोकर का लोन चुका रहे हैं और उससे अपने शेयर्स वापस ले रहे हैं। अगर इस तरह का ट्रेंड चल रहा है उस कंपनी में तो ये एक अच्छी बात है।
इसका मतलब वो प्रमोटर्स जो हैं अभी उस कंपनी में बने हुए हैं और वो अपने स्टेक को वापस ले रहे हैं ब्रोकर से। तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि प्रमोटर कितने हैं, उनकी प्लेजिंग कितनी है, और प्लेजिंग है तो क्या वो उस प्लेजिंग को ख़त्म कर रहे हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद अगली चीज़ जो हम उस कंपनी में देखेंगे वो होती है डेप्ट, कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। अगर हम पैसा कमा भी रहे हैं लेकिन कर्ज के ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी ईएमआई होती है उसके भरने में ही हमारा सारा प्रॉफिट चला जाता है। जब हम सारा प्रॉफिट ही कर्ज की अदायगी में लगा दें तो फिर हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा नहीं बचता है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रॉ मटेरियल ख़रीदना है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, गवर्नमेंट के टैक्सेस भरने हैं, इनके लिए अगर आपके पास पैसा ना बचे और सारा पैसा लोन देने में ही चला जाए तो फिर आपकी कंपनी जल्द ही कंगाल हो जाएगी। तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसी कंपनीज ढूंढें जिनमें कम से कम लोन हो, कम से कम कर्ज हो, या फिर कर्ज हो ही ना, ऐसी भी कंपनीज है। कुछ 70-80 कंपनीज ऐसी हैं 7000 कंपनीज में से जिनके ऊपर ज़ीरो लोन है। 2020 तक इन्फोसिस के ऊपर भी ज़ीरो लोन था, लेकिन उन्होंने फिर कुछ लोन लिया है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से अगर हम उसको कंपेयर करें तो इतना वो ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी भी कंपनीज आपको मिलेगी जिनमें बिल्कुल भी लोन नहीं है, तो वो कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट वो कमा रहे हैं मार्केट से, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट उनके पास है। वो उस प्रॉफिट से अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। उनके पास एक कॉन्फिडेंस होगा उस पैसों को इस्तेमाल करने का, क्योंकि वो उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है कि किसी को उन्हें वो पैसे लौटाने नहीं है। तो डेप्ट फ्री कंपनी देखें या फिर कम से कम डेप्ट वाली कंपनी देखें। अब यहां पर जब हम किसी कंपनी का डेप्ट देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, तो उसके लिए एक रेशो हमें मिलता है जिसको कहा जाता है डेप्ट टू इक्विटी रेशो। यानी कि जितना उसके पास इक्विटी है, जितने पैसे शेयर होल्डर्स से कंपनी ने रेस किए हैं, तो उसके कंपैरिजन में कंपनी पे कितना कर्ज है। शेयर मार्केट की लैंग्वेज में या उसके टर्म्स में कहा जाता है कि 2:1 का अगर ये रेशो हो तो अच्छा है, यानी कि इक्विटी से 2 गुना डेप्ट भी चलता है। लेकिन ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। शरई तौर पर इसके क्या हुदूद हैं वो आगे आपको मुफ्ती साहब बताएंगे कि खर्च कितना होना चाहिए। लेकिन जो मार्केट के एक्सपर्ट्स कहते हैं तो वो कहते हैं कि 2:1 का डेप्ट भी चलता है, यानी इक्विटी से 2 गुना डेप्ट भी चलता है। लेकिन ये आइडियल डेप्ट क्या होगा? ये आइडियल डेप्ट होगा 0.5 to 1, यानी कि जितना इक्विटी है, जितना शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है उसका आधा कर्ज हो, तो ये अच्छा है। और हम क्या कहेंगे सबसे अच्छा क्या है? जिसमें ज़ीरो हो डेप्ट। तो इस तरह का एक रेशो आएगा, डेप्ट टू इक्विटी रेशो, जो आपको बताएगा कि कितना कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो अब ये सब देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो इस तरह का डेटा हमें दिखाती है। वो वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? चलिए एक नज़र अब इनके ऊपर देख लेते हैं। तो अब मैं आता हूं अपने ब्राउज़र पर हम जाएंगे और यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हम सर्च करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं मनी कंट्रोल पर। मनी कंट्रोल ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक्स के बारे में न्यूज़, ग्लोबल मार्केट सब कुछ मिल जाएगा। इसको मैं डार्क मोड यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो वाइट में आपको अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर हम कोई कंपनी सर्च करते हैं, जैसे कि TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये IT इंडस्ट्री की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और टाटा ग्रुप की कंपनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक के बारे में सारी ही मालूमात आपको दिख रही है। इसमें हमें फंडामेंटल्स देखने हैं, यानी कि जो अभी हमने देखा ना सेल, डेप्ट वगैरह, तो वो सब देखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं इस मेनू में। तो यहाँ पर आकर हमें फाइनेंशियल्स पर क्लिक करना है। इसको मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए ये फाइनेंशियल्स पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये सीधा हमें नीचे लेकर आएगा। नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये सेल आपको दिख रहा है, ये रिवेन्यू दिख रहा है। हमने क्या कहा कि सेल को हम रिवेन्यू भी कहते हैं। तो रिवेन्यू लिखा होगा कहीं, कहीं पे सेल लिखा होगा, दोनों एक ही बातें हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सालाना एतबार से 2018, 19, 20, 21, 22 इसका सेल मुस्तकिल बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो देखिए इसका प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है।
अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नहीं दिखा रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रहा है। तो अगर इस कंपनी पर कर्ज होगा तो हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखना पड़ेगा। और नीचे यहाँ पर ये डेब्ट टू इक्विटी दिखा रहा है, तो डेब्ट टू इक्विटी 0 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है टीसीएस के ऊपर। अब ये तो हो गया एनुअली। यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए ये आप देख सकते हो कि इसको हमने एनुअली देखा है। सालाना इसका जो मैयार है सेल का, नेट प्रॉफिट का, रिटर्न ऑन इक्विटी का, ये सारा बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसको क्वार्टरली में देखें तो क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको ये जो क्वार्टरली आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब ये क्वार्टरली पर चेंज हो गया। तो क्वार्टरली में हम देखते हैं कि हर 3 महीने को क्या इसका सेल बढ़ रहा है। देखिए हर 3 महीने को इसका सेल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है। अगर हम यहाँ पर इसका प्रॉफिट देखें तो हमने क्या कहा था, नेट प्रॉफिट हमें देखना है। तो इसका नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर देखिए कितना था, 9,653 करोड़, उसके बाद हुआ 9,806 करोड़, और यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप आया शायद कि 9,800 था, 9,900 नहीं, ड्रॉप नहीं आया, बड़ा है अलबत्ता 9,959 करोड़, 9,500। यहाँ पर जो जून का क्वार्टर गया इसमें थोड़ा सा ड्रॉप आया था, लेकिन वो अगले क्वार्टर में रिकवर हो गया। ये देखिए 10,465 करोड़। तो इसका सेल भी बढ़ रहा है। एक आध क्वार्टर में सेल कम या ज़्यादा हो सकता है, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर तक कंपनी का प्रॉफिट या सेल कुछ भी ड्रॉप हो रहा है तो फिर हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, इसका नेट प्रॉफिट रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, एक है यहाँ पर कंसोलिडेटेड और एक दिख रहा है आपको स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब है कि कंपनी खुद बिजनेस करके कितना कमा रही है। कंपनी जो टीसीएस है, टीसीएस का अकेले का बिजनेस है ये। और कंसोलिडेटेड का मतलब ये है कि टीसीएस का खुद का और टीसीएस के जो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है, यानी टीसीएस को और दूसरे जराए से, दूसरे सोर्सेस से जो इनकम आती है उसको मिला के कितना उसका ये सेल और रेवेन्यू जो भी दिख रहा है आपको, प्रॉफिट दिख रहा है, वो कितना हो रहा है। अब हो सकता है कि कोई कंपनी ऐसी हो जिसने और दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट किया हो, या उस कंपनी के अंडर में भी कुछ कंपनीज आती हो, सब्सिडियरी कंपनीज होती है जो, तो उनसे आने वाला इनकम कंसोलिडेटेड इनकम में गिना जाएगा, लेकिन कंपनी का खुद का इनकम स्टैंड अलोन इनकम में गिना जाएगा। तो आप इसको इस तरह से दोनों तरीके से देख सकते हो। तो आपको ये एनुअली भी देखना है और आपको ये क्वार्टरली भी देखना है। अब नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर। अब यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे कि जो प्रमोटर के स्टेक है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर देखिए 72% है और ये भी 72 है, और यहां देखिए थोड़ा सा बढ़ गया। ये सितंबर 2021 का है, दिसंबर 2021, मार्च 2022, ये 3-3 महीने का ये आपको डेटा दिखा रहा है। तो टीसीएस के अंदर मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास है। इनफैक्ट यहां पर देखिए ये दिसंबर 2021 के बाद में ये स्टेक थोड़ा सा बढ़ा भी है। तो ये एक अच्छी अलामत है हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि कंपनी के प्रमोटर्स उल्टा खरीद रहे हैं मार्केट से वापस अपने शेयर्स को। तो टीसीएस का जैसे मुझे याद है कि लास्ट ईयर बायबैक भी आया था, तो बायबैक किया उन्होंने, खरीदा मार्केट से वापस। अब इसमें दूसरी चीज जो हमने आपको बताई कि आपको प्लेजिंग भी देखनी है, तो यहां आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर में यहां पर प्लेजिंग दिख रही है। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर के जो यहां पर आपको दिख रहे हैं ना बार, वो बहुत ही छोटे, नेग्लिजिबल है, 0.47, 0.47, 0.48, 0.48। तो इतना कम यहां पर प्लेजिंग है, इसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर ये बहुत मायने खेज हो कि अगर ये देखिए 10%, 20%, 15%, 50% इस तरह की अगर प्लेजिंग है इस कंपनी में, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल मुनासिब नहीं है। तो हमने इस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस किया जो ज़रूरी होता है मोटा मोटा टीसीएस के बारे में। कहाँ पर? मनी कंट्रोल के ऊपर। हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग देखी, और इसमें हमने देखा कि रिवेन्यू, उसका प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी, एनुअल बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। अब हम आपको यही डेटा screener.in इस वेबसाइट पर बताते हैं। screener.in भी ये भी काफ़ी मशहूर वेबसाइट है जिस पर हम फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ये वेबसाइट
खुली हुई दिखेगी और यहाँ पर सर्च बार में आना है और कंपनी का यहाँ पर जो डेटा है वो आपको सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, कोई और स्टॉक लेंगे, इन्फोसिस, इन्फी यहाँ पर हम लेते हैं। चलिए देखिए, तो इन्फोसिस को आपको जब देखना है तो यहाँ पर देखिए, एक पहले तो आपका ये जो एक पैनल आ रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशोज मिल जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखना है, तो देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इन्फोसिस का, 6,30,000 करोड़। लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, ये आपको यहाँ पर डेटा मिल गया। मनी कंट्रोल पे हमने आपको ये नहीं दिखाया, तो मनी कंट्रोल पे भी हम आपको दिखाते हैं कि मनी कंट्रोल पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इस जगह पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स है ना, इसमें आपको मार्केट कैप मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर है मार्केट कैप, ये मार्केट कैप आपको दिख रहा है 11,81,000 करोड़। बहुत बड़ा मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस से डबल ये कंपनी है। और बाकी जो रेशोज़ है वो भी रेशोज़ आपको यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, उनकी अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। जो बुनियादी रेशोज़ हैं जो ज़रूरी है वो हमने देखे। अब हम वापस screener.in पर चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि हमने आपको कहा था कि आपको क्या देखना है, सबसे पहले कंपनी किस सेगमेंट की है, तो ये कंपनी लार्ज कैप सेगमेंट की है, ये देख लिया। फिर उसके बाद हमें देखना था कि कंपनी पे डेप्ट है क्या, तो ये देखिए इतना डेप्ट है, 6,522 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो जब कर्ज है इसका, तो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखना है। तो यहाँ देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखेगा, ये देखिए कितना है, 37%। हमें कितना चाहिए, मिनिमम 15%। तो ये कंपनी हमारे लिए अच्छी लग रही है। फिर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर देखें तो ये 29% है, यानी कि शेयर होल्डर्स से कंपनी ने जितना पैसा लिया तो उसका उसने कितना रिटर्न किया, 29% ग्रोथ उसने उस इन्वेस्टमेंट पर दी। अगर 100 रुपये लगाए हैं इन्वेस्टर्स ने, तो कितने कंपनी ने कमाए, उसके 100 रुपये के एवज में 129 रुपये कमाए। 29% यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और जो कंपनी ने लोन लेकर जो कमाया है पूरा कैपिटल, तो ये रेट मार्केट कैप के अंदर लोन को भी ऐड कर दिया गया, तो अब देखिए कि उसका जो रिटर्न है 37% बढ़ गया। तो ये देख लिया हमने, 15% से ऊपर है ROE और ROCE। अब जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो है वो भी आपको देखना है, तो यहीं पर कहीं डेप्ट टू इक्विटी रेशो मिल जाएगा। देखिए ये रहा, कितना है, 0.08, नेग्लिजिबल है, इसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, बहुत कम है। तो हमने तो ये देखा था कि ये 2 भी अगर होगा तो मार्केट के टर्म्स में ये ठीक है। इसके बाद आपको ये 2:1 इस तरह का आपको ये रेशो नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ नंबर में दिख रहा है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ये समझिए कि इसके आगे 1 है। तो ये इक्विटी से कंपेयर कर रहा है कि बस कितने गुना है इक्विटी से, ये आपको बता रहा है। तो इक्विटी से ये 0.08 टाइम्स ज़्यादा है, तो उल्टा ये कम हो गया। तो चलिए अब हम नीचे आते हैं और नीचे आकर बाकी चीज़ें देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपके पास यहाँ पर ये डेप्ट टू इक्विटी या ROCE ये कुछ अगर नहीं दिख रहा है आपको, तो हो सकता है कि ये आपका ऑप्शन डिसेबल हो। तो आपको क्या करना है, ये ऐड रेशो टू टेबल यहाँ पर आना है और यहाँ आकर ढूंढना है जो भी रेशो आपको चाहिए। डेप्ट टू इक्विटी रेशो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। चलिए नीचे आते हैं और नीचे आकर देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में पहले आप देखिए कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये सेल वाला आप कॉलम देखिए कि सेल इसकी हर तिमाही में बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर 22,000 करोड़ है, यहाँ पर 23,000, यहाँ 23,200, 23,600, अब 24,000 हो गई, अब 25,000 हो गई, अब 26,000। तो कंटिन्यूसली इसका सेल बढ़ता जा रहा है। अब हमें देखना है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं, देखिए 4,037 करोड़, 4,466 करोड़। इस क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ, इस क्वार्टर में भी थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर देखिए अचानक से जंप आई और इसने इसको भी तोड़ दिया, 4,858 करोड़ हो गया, अब 5,000 करोड़ हो गया। अब उससे थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉप आया, फिर उसने वापस रिकवरी कर ली, अब उसने और भी ज़्यादा यहाँ पर इनकम दिखाई, 5,428 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से ये होते होते सितंबर 2022 तक, लास्ट क्वार्टर तक 6,000 करोड़ तक पहुँच गया। तो हमने ये देखा कि इस कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर सेल भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, ईयरली बेसिस पर देखेंगे, सालाना तौर पर देखेंगे कि क्या हर साल भी ये प्रॉफिट और सेल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2011 से डेटा है, 11, उसके बाद 2022 तक का ये डेटा हमें शो कर रहा है। तो 2011 में देखिए 27,000 का सेल था, 2012 में ये
33,000 हो गया, 13 में 40,000 हो गया, फिर 50,000 हो गया। हर साल इसकी ट्रिमेंडस ग्रोथ हो रही है। तो देखिए इस साल जो मार्च 2022 का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो यहाँ पर देखिए कितना सेल है अब 1,21,000 करोड़, और शुरुआत कहाँ से हुई 27,000 करोड़ से। तो इतना ज़बरदस्त यहाँ पर इंक्रीमेंट सेल में देखने को मिल रहा है पिछले 10 साल में। अब अगर इसके नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 6,800 करोड़, 8,000 करोड़, 900 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000, 13,000, 14,000 कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और फिर इसका प्रॉफिट 22,900 करोड़ तक पहुंच चुका। तो इस कंपनी का सेल भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और इस कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, सालाना बेसिस पर भी बढ़ रहा है और क्वार्टरली बेसिस पर भी बढ़ रहा है। अब यहाँ नीचे ये कुछ नंबर्स हैं जो हमने कल पढ़े थे। तो इसकी जो सेल है वो सेल की 10 साल की जो ग्रोथ है CAGR जिसको कहते हैं 14% है। ये पॉइंट मैंने आपको स्लाइड में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर ये सामने आ गया, इसलिए बताता हूँ कि कंपनी का सेल और प्रॉफिट डबल डिजिट में बढ़ने चाहिए हर साल। डबल डिजिट मतलब 10% या उससे ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट और सेल हर साल बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपनी की जो सेल है हर साल 14% से बढ़ी है औसतन पिछले 10 साल में, और अगर 5 साल का डेटा देखें तो ये 12% बढ़ी है, 3 साल का डेटा देखें तो ये 14% से बढ़ी है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी पिछले 12 महीने का डेटा देखें तो ये 23% से बढ़ा है। तो इस कंपनी में ट्रिमेंडस ग्रोथ हो रही है सेल के मामले में। क्या प्रॉफिट के मामले में भी इतनी ही ग्रोथ है? तो देखिए 10 साल का प्रॉफिट का जो CAGR है वो 10% है, लेकिन 5 साल का 1% कम हुआ 9%, ठीक है चल जाएगा। लेकिन 3 साल का देखिए फिर बढ़ गया, 13 साल हो गया, और पिछले 12 महीने का 10% है। तो प्रॉफिट और सेल इसके साथ साथ चल रहे हैं। अब हमने ये देखा कि स्टॉक का जो प्राइस है क्या उस रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से कंपनी की सेल और प्रॉफिट बढ़ रही है। तो आप यहां देखेंगे कि पिछले 10 साल में ये 18% के CAGR से बढ़ा है। जो कल हमने देखा ना कि किस स्टॉक ने किस रफ्तार से ग्रोथ की, हमने हर एग्जाम्पल को 17% से लिया कि 17% के हिसाब से हमने अगर 1 लाख लगाए होते तो कितने हुए होते। तो ये स्टॉक देखिए 10 साल में 18% की दर से बढ़ा है। पिछले 5 साल में कितना बढ़ा है? 24% बढ़ा है, और 3 साल में देखिए 27% बढ़ा है। लेकिन पिछले 1 साल में ये 19% गिरा है, क्योंकि हमें पता है कि 1 साल में मार्केट क्रैश हुआ था यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, और जो IT सेक्टर है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, तो वहाँ जब मंदी चल रही है तो फिर IT सेक्टर यहाँ पर हमारे पास गिरा हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम पिछले 10 साल का देखें तो ये देखिए 25% से बढ़ा है, और 5 साल का देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 26%, और 3 साल का 27%, और पिछले साल का 29%। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फिगर्स हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। अब और नीचे आ जाते हैं, अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं कि क्या ये जो सॉफ्टवेयर बेचकर पैसा कमा रहा है क्या वो पैसा हार्ड कैश की शक्ल में वापस भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपको दिख रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है सॉफ्टवेयर बेचने का, IT सर्विसेज देने का, उससे कंपनी के पास हर साल देखिए ये हर साल का डेटा है 2011, 12, 13। अब देखिए 4,752 करोड़, फिर 6,000 करोड़, फिर 7,000 करोड़, फिर 9,000 करोड़। तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और आखिर में देखिए 23,800 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी के पास पैसा भी भरपूर आ रहा है हार्ड कैश की शक्ल में। तो हम इसको उसके नेट प्रॉफिट से भी कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए मार्च 2011 में 4,752 करोड़ रुपए पैसा असल में वापस आया, लेकिन यहां पर प्रॉफिट कितना बता रहा है कंपनी में 6,835 करोड़, 835 करोड़, सॉरी 6,835 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पेपर पर दिख रहा है हमको, लेकिन असल में वो पैसा कितना वापस आया 6,800 करोड़ में से वो पैसा वापस आया 4,752 करोड़, यानी कि जो बाकी की पेमेंट थी वो उसको नहीं मिली, हो सकता है वो अगले साल मिल जाएगी। तो इस तरह से इतना थोड़ा बहुत डेफिसिट जो होता है, फर्क होता है, वो चलता है। तो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट कंपनी यहां पर बता रही है वो प्रॉफिट क्या पैसे की शक्ल में वापस भी आ रहा है। तो देखिए पैसे की शक्ल में वापस भी आ रहा है। अगर इसको हम मनी कंट्रोल पे देखें तो वो हमने देखना भूल गए। अगर हम फाइनेंशियल पर वापस आए तो यहां पर देखिए ये इनकम स्टेटमेंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा, हमको एक कैश फ्लो देखना है। तो कैश फ्लो में आप आ जाएं, कैश फ्लो के अंदर ये आपको बताएगा कि कितना कैश कंपनी के पास वापस आया। तो आप देख सकते हो ये हम इस वक्त TCS का देख रहे थे। तो देखिए मार्च 22
और ये मार्च 21, ये भी ईयरली बेसिस पर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए इस तरह से आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है। 2018 पहले है इधर राइट साइड में, और फिर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, फिर मार्च 19 है, 20, 21, 22, 23। तो अभी देखिए 21,000 करोड़, 23,000 करोड़, 26,000 करोड़, 33,000 करोड़ और 36,000 करोड़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है कंपनी के कोर बिजनेस से, वो लगातार बढ़ रहा है। और आप इसका ये ग्राफ भी देख सकते हो कि ये लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरह आप ये फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। अगर हम इसको रेशोज में जाएंगे यहाँ पर, तो रेशोज में भी आपको जो मुतादिद रेशोज होते हैं वो भी दिखेंगे, जो अभी हमें फिलहाल के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स है सिर्फ वही देख रहे हैं, इतने डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। वापस आते हैं स्क्रीनर पर। तो स्क्रीनर पर हमने सेल देख लिया, डेब्ट टू इक्विटी देख लिया, आरओई आरओसीई देख लिया, सेल प्रॉफिट देख लिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लिया, और यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखता है। थोड़ा सा इन्फोसिस के केस में शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको कम दिखेगा, जैसे हमने बताया कि 50% होना चाहिए, लेकिन ये देखिए 13% है 2019 में, 13%, 13%, 12%। तो ये थोड़ा सा लोअर साइड में है। इसको आप एक एक्सेप्शन समझ सकते हो कि अच्छी कंपनी है, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। अगर इसके और नीचे आए तो यहाँ पर आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं ये फाइनेंशियल ईयर 2022 पे क्लिक करता हूँ एनुअल रिपोर्ट पर, तो एनुअल रिपोर्ट मैं डाउनलोड करूँगा तो साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी इस तरह से एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। ये एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट के अपॉइंट किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए जो होते हैं ना, तो ऑडिटर होते हैं, गवर्नमेंट के सर्टिफाइड ऑडिटर्स होते हैं, उनके ज़रिए से ये ऑडिट की गई होती है। तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। कंपनी अगर खुद हमें कोई रिपोर्ट दे रही है अपने तौर पर, तो उसमें कुछ ना कुछ धांधली होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो कंपनी को ऑडिट करवानी पड़ती है, यानी उसको चेक करवाना पड़ता है, बाज़ाब्ता उसकी तस्दीक करवानी पड़ती है। वो ऑडिटर जो होता है वो गवर्नमेंट के ज़रिए से सर्टिफाइड होता है, ऑथराइज्ड होता है। तो ये ऑडिट की हुई आपको जो रिपोर्ट मिलेगी, एनुअल रिपोर्ट थोड़ी सी बड़ी होती है, 364 पेजेस इसमें होते हैं। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें कंपनी के जो मेन हाइलाइट्स है वो पढ़ सकते हो। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ये आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगी। जिस भी कंपनी की आपको एनुअल रिपोर्ट चाहिए उसको आप गूगल में सर्च कीजिए, डाउनलोड TCS एनुअल रिपोर्ट 2022 ऐसा आपने डाल दिया तो आपको वो मिल जाएगी। तो इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक चीज़ यहाँ से ये भी देखने को मिल सकती है कि कंपनी के अदर सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है। जैसे कि हमने देखा ना, कंसोलिडेटेड इनकम होता है कंपनी का, कि कुछ और कंपनी से भी उसको पैसा आ रहा होता है। तो हमें अगर इसका शरिया कंप्लायंस देखना है कि क्या वो अदर सोर्सेस हलाल है या नहीं है, तो हमको ये एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। तो इस तरह का आपको यहाँ पर जो फंडामेंटल एनालिसिस है मोटा मोटा इस तरह से करना पड़ता है। तो ये था कंपनी किस तरह से एनालाइज की जाए, किस तरह से कंपनी की बुनियादी बातें देखी जाए, जिसकी वजह से हम ये तय कर सके कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है। अब सवाल रहता है ट्रेडिंग का, कि ट्रेडिंग किस तरह से की जाए। ट्रेडिंग के लिए हम 1 महीने का ट्रेड लें, 10 दिन का ले, 2 दिन का ले, उसके लिए क्या एनालिसिस करनी पड़ती है, तो ये किसी और उन्वान पर इंशाल्लाह देखा जाएगा। तो अभी के लिए इस टॉपिक पर इतना ही। अब हम मुफ्ती साहब से गुजारिश करेंगे कि मुफ्ती साहब अभी माइक पर आ जाएं और शरिया कंप्लाइंट के बारे में जो भी रूल्स रेगुलेशंस है कि किस तरह से हम हलाल स्टॉक्स को पहचानें, किस तरह से उनको हम शरई एतबार से देखें कि वो हलाल है या नहीं, वो किस तरह से किया जाता है, मुफ्ती साहब अब इस पर रोशनी डालेंगे। मुफ्ती साहब हैं? एक मिनट, शायद मुफ्ती साहब का माइक ऑफ है, उनका माइक ऑन कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ पहुंच रही है?
जी बिल्कुल पहुंच रही है, बताइए मुफ्ती साहब। अच्छा अच्छा। क्या साथी मुझे देख भी पा रहे हैं? एक मिनट, वीडियो शायद अलाउड नहीं है, मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ, एक मिनट। अभी तो वीडियो नहीं आ रहा है। जी हाँ, मैंने चालू कर दिया, शायद आना चाहिए। आपका कैमरा ऑन दिख रहा है इसमें, लेकिन वीडियो अब तक नहीं आया है। आ जाएगा इंशाल्लाह। शो कर रहा है आपको? नहीं, नहीं आया है अब तक। आप बात जारी रखें, वो आ जी जाएगा, जी, बेहतर लेकिन है। वक्त जी ज़ाया मैं ना हो। जारी कर, जी जी मैं बात शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरे दिन की क्लास है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथियों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ होगा। आ, कम से कम जो हजरात थोड़ी बहुत पहले से मुनासबत रखते थे, उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। और कुछ सवालों सवालों से हमें इसका अंदाज़ा भी हुआ कि वाकई हमारे कुछ जुड़ने वाले साथी ऐसे थे और ऐसे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इससे जुड़े हुए हैं और पहले से थोड़ी अहमियत भी जानकारी भी रखते हैं। उनके कुछ सवालात ऐसे भी आए पर्सनल पे, कुछ लोगों ने ऐसे भी पूछा कि बहुत सी जगह से हम थोड़ा सीख कर आए हैं, लेकिन ऐसा कोई एतमाद का आदमी नहीं मिलता। इस तरह की बहुत सारी बातें आई हैं, उस पर भी इंशाल्लाह हम थोड़ी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम, चूंकि थोड़ा सा हलाल और हराम किस तरह से स्क्रीनिंग करते हैं और किस तरीके से फिल्टर करते हैं, उसे हम जान लें। जैसा कि पहले दिन मोहतरम रिजवान शाह साहब ने बताया था कि जो शेयर मार्केट में काम होता है वो अव्वलन तीन तरीके पे होता है: एक फ्यूचर, ऑप्शन और इक्विटी। तो फ्यूचर दुरुस्त नहीं है क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल सट्टेबाजी है, और ऑप्शन ऑप्शन तो बिल्कुल और दुरुस्त नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी सट्टेबाजी है। फ्यूचर के अंदर चूंकि बेचने और खरीदने के जो शराइत शरई तौर पर रखे गए हैं वो पाए नहीं जाते हैं। जो हजरात सीखेंगे उतरेंगे और वो अगर इसकी तफसील जानना चाहेंगे तो चाहे उन्हें किताबों से मिल जाएगी, या अगर वो मुझसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह उसको वजाहत के साथ उनको समझा दिया जाएगा। लेकिन चूंकि इन दोनों में हमें ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन जो उसमें होता है वो जायज ही नहीं है, तो फिर उसके बारे में बात करके भी फायदा नहीं है। आखिरी बात रह गई कि जो ट्रेड इक्विटी है यानी शेयर्स है, उसके अंदर हिस्सा लेने की इजाजत है। और हिस्सा जो लेते हैं शेयर्स, उस शेयर्स के भी दो हिस्से बनते हैं। उसकी दो कैटेगरी है, एक इंट्राडे, उसके बारे में भी सर ने बात करते हुए पहले कह दिया था कि इंट्राडे दुरुस्त नहीं है। और क्यों दुरुस्त नहीं है, उसकी भी कुछ कैटेगरीज है जो शरई नुक्ते नज़र से दुरुस्त नहीं है। उसके जो हदूद हैं, उसके जो तरीके हैं, वो शरई नुक्ते नज़र से दुरुस्त नहीं है। उसी के अंदर शॉर्ट सेल भी होता है, जो पहले खरीद कर पहले बेच देना बाद में खरीदना, तो ये भी शरई शरई नुक्ते नज़र से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बातिल है। एक आखिरी जो शक्ल है वो डिलीवरी की रह जाती है, यानी हम पैसा दे देते हैं, कैश एंड कैरी बोलते हैं जिसको, पैसा दे देते हैं और हमें हमारा माल मिल जाता है। अब हम उस माल पर काबिज हो जाते हैं, और काबिज होने के बाद हम जब चाहे बेचें, चाहे तो आज बेचें, चाहे तो कल बेचें, चाहे तो 20 साल के बाद बेचें, चाहे तो न बेचें। बहुत हकीकी वाकया बता रहा हूं मैं कि दरभंगा या मधुबनी के कोई साहब हैं, उनके वालिद साहब ने, जिस वक्त में ऑनलाइन खरीदारी नहीं होती थी, शायद मुंबई वगैरह में वो काम किया करते थे, तो वहां उन्होंने एमआरएफ पर या किसी और कंपनी पे उन्होंने कुछ पैसे लगा दिए थे, 5,000 या 8,000 ऐसे कुछ लगा दिया था, बरसों पहले, 50-60 साल, 50 साल पहले के आसपास, 40 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो वो लगा दिया था। और वो उस जमाने में जब कोई पैसा लगाया करता था तो उसको बाजाब्ता उसकी सर्टिफिकेट मिलती थी, उसको बाजाब्ता जिस तरह से हम जमीन खरीदते हैं और पेपर्स वगैरह मिलते हैं हमें, उस तरह से पेपर्स वगैरह मिला करते थे उसको। तो वो पेपर्स वगैरह मिले उसको, वो घर में ला के रख दिया उसने, और जमाना हो गया, उसका इंतकाल भी हो गया। उसके घर वालों को भी नहीं मालूम कि ये पेपर किस चीज का है, बस पड़ा हुआ है।
एक अरसे के बाद जब उसके बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चों के बच्चे बड़े होने लगे, तो कंपनी शायद ढूंढती हुई उसके पते पे वहां तक पहुंची है। शायद किसी इवेंट में उनके नाम कुछ निकला होगा, चूंकि सबसे लॉन्ग टर्म से थे वो भी इक्विटी के अंदर, तो शायद उनके नाम पे कुछ निकला होगा। तो कंपनी वाले ढूंढते हुए उनके घर को आए, और उनके वो बेटे जो मजदूरी किया करते थे और किसी तरीके से जिंदगी बसर कर रहे थे, वो देखते ही देखते करोड़ों में आ गए, इलाके के मालदार हो गए। तो ये जो शेयर मार्केट है, जो जो हलाल है, वो डिलीवरी कहलाती है, कि हमने पैसा लगा दिया और लगाने के बाद अब हमारी मर्जी पर है, हम चाहे तो आज बेचें, चाहे तो कल बेचें, चाहे तो 20 साल के बाद बेचें, और चाहे तो हम मर जाएं, हमारे बच्चे बेचें। तो ये डिलीवरी जायज है, इसलिए कि इसके अंदर शरई तौर पर जो बेचने और खरीदने के शरायत हैं वो पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन चूंकि शेयर मार्केट में सारी कंपनियां ऐसी नहीं हैं जो हमारे शरायत पे, शरई शरायत पे पूरे उतरती हो, इस बुनियाद पर हमें वहां यह भी देखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी जायज है, इन्हें शरई नुक्ते नजर से, शरई तकाजों और शराइत को कौन सी कंपनी पूरी कर रही है और कौन सी कंपनी पूरी नहीं कर रही है। कल एक बात आई थी, पहले उसको जरा सा क्लियर कर दूं कि चूंकि डिलीवरी के अंदर होता है, पहले जैसे बताया गया था, सर ने बताया था कि डिलीवरी के अंदर जो होता है, यानी शेयर मार्केट में जब हम माल खरीदते हैं तो हमको वो शिफ्ट करता है हमारे अकाउंट में। वो पहले T+3 था, जैसा कि सर ने क्लियर किया था। यानी आज हमने माल खरीदा जुमा के दिन, तो हफ्ता इतवार पीर, ये हफ्ता इतवार तो छुट्टी है, वर्किंग डेज लेते हैं वो लोग, तो हफ्ता इतवार पीर पीर को मेरे अकाउंट में आएगा, तो मैं मंगल से उसको बेच सकूंगा। लेकिन अब है T+2, यानी जिस दिन हमने खरीदा उसका, उसके कल होके, उसके परसों होके मेरे अकाउंट में आएगा, और उसके तरसों होकर मैं उसको बेच सकता हूं, यानी 3 दिन छोड़कर चौथे दिन मैं उसको बेच सकता हूं। वो कहते हैं कि हमने आपको डिलीवरी दे दी है। इसकी बुनियाद पर बहुत से उलमाए किराम ये कहते हुए आए हैं कि जब तक 3 दिन ना गुजर जाए तब तक डिलीवरी के अंदर भी, जायज कंपनियों के अंदर भी, हम जिस शेयर को खरीद रहे हैं उस शेयर को नहीं बेच सकते, इसलिए कि अभी हमारा कब्जा उसके ऊपर नहीं हुआ। वो ये दलील देते हैं कि क्योंकि अब जब तक वो हमारे अकाउंट में शिफ्ट नहीं हो जाता है, हमारा नाम अलर्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको नहीं बेच सकते। मगर जो जदीद मसाइल हैं और जदीद मसाइल पर नजर रखने वाले उलमाए किराम हैं, उनकी तरफ से इस बात की इजाजत है, और खासतौर से जिन्होंने शेयर मार्केट्स वगैरह की स्टडी वगैरह बहुत अच्छी की है, तो उनकी तरफ से एक बात यह है कि आज के वक्त में दो चीजें ऐसी हैं जिसको हम खुली आंखों से देखते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमने अब बेचा और अब खरीद लिया, पैसे हमने दिए और उसने सामान हमें दे दिया, कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं। जैसे हमने मोबाइल खरीदा मिसाल के तौर पर, और खरीदने के बाद हमने किसी को सेकेंड हैंड मोबाइल बेच दिया, तो हमने उससे पैसा लिया, वो उसका मालिक हो गया, बात खत्म, खली बली। कुछ चीजें ऐसी हम यहाँ खरीदते हैं कि खरीदने के बाद हम पैसा उसे दे चुके होते हैं और हम चीज पे कब्जा भी कर चुके होते हैं, मगर सरकारी तौर पे हम अभी उसके मालिक नहीं हुए होते हैं। लेकिन सरकारी तौर पे हमारा मालिक न होना ये शरई तौर पर मालिक होने को माने नहीं है, मतलब शरई तौर पर मालिक होने को नहीं रोकता। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कोई एक घर खरीदा, और घर खरीद कर उसके अंदर 2-3 कमरे बने हुए हैं, और हमने उसको पूरे पैसे दे दिए मकान मालिक को, और मकान मालिक ने वो घर खाली करके मेरे हैंडओवर कर दिया। लेकिन रजिस्ट्री के लिए जो हमने डेट लेना चाहा, तो हमें 15 दिन के बाद का डेट मिला। अब जाहिर बात है कि हम 15 दिन के बाद जाएंगे रजिस्ट्री कराने के लिए, और फिर वहां रजिस्ट्री कराकर 3 दिन के बाद हमें वो पेपर हमारे हाथ को आएगा। कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त रजिस्ट्री वाले जरूर ले लेते हैं पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो सरकारी तौर पर ये जो 15 दिन के बाद रजिस्ट्री हो रही है, इस 15 दिन तक मैं उस जमीन का मालिक नहीं हूं सरकारी तौर पर। लेकिन शरई तौर पर चूंकि मैं पैसा उसे अदा कर चुका हूं और वो घर मेरे कब्जे में दे चुका है, तो मैं उसका मालिक हूं। अब अगर घर गिर गया तो मेरा नुकसान होगा, और अगर घर नहीं मिला और घर अगर नहीं गिरा और उसके अंदर मैंने कोई किराएदार रखा है, तो 15 दिन के किराया का मालिक मैं ही हूंगा। जिसके नाम पर सरकारी तौर पर अभी जमीन है, वो बंदा उस जमीन का उस किराए का मालिक नहीं होगा। तो ऐसे ही जब हम ट्रेड करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम किसी शेयर को खरीदते हैं, T+2 शेयर को खरीदते हैं, कि हमने आज खरीदा और 2 दिन के बाद वो हमारे को डिलीवरी मिलेगी। लेकिन होता यह है कि जैसे ही हम उसको खरीदते हैं, एक 5, 10, 15 मिनट, 10 मिनट के बाद वो हमारे अकाउंट में शो होने लगता है,
और अकाउंट में शो होने के साथ साथ ज़मान भी हमारी तरफ मुंतकिल हो जाता है। ज़मान मुंतकिल होने का मतलब यह है कि आपने अगर 100 रुपया करके खरीदा है और एक 5 मिनट के बाद वो 101 रुपया हो गया, तो वो 1 रुपया का फायदा आपको शो कर रहा होगा कि आपको 1 रुपया का फायदा हो रहा है, आपका शेयर ऊपर जा रहा है। और अगर 2 रुपए का नुकसान दिखा रहा होगा तो हो रहा होगा कंपनी को, तो वो 2 रुपए का नुकसान भी दिखा रहा होगा कि आपने जो खरीदा है उसके अंदर 2 रुपए का लॉस आ रहा है। मतलब एक 5 से 7 मिनट गुजरते ही उसके नफा नुकसान के मालिक आप ही हो जाते हैं। गोया इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपका ब्रोकर है, जो बतौर वकील है आपकी तरफ से, जिसको आपने खरीदने और बेचने की जिम्मेदारी दी है कि जैसे मैं यहाँ क्लिक करूं कि मुझे 100 रुपये पे खरीदारी चाहिए, तो उसने कहा कि ठीक है, जैसे 100 रुपये पे रेट आएगा मैं आपको खरीद कर दे दूं। 100 रुपये पे आते ही उसने क्या किया, डन कर दिया, खरीद दिया। अब जो पेपर वर्क का काम कराना है उसके लिए, चूंकि एक दिन में करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इसके लिए वो पेपर वर्क कंप्लीट करना और नाम पर अलर्ट होना, उसके लिए ये लोग T+2 का वक्त लेते हैं। जी, अब शायद कैमरा आ गया, तो उसके लिए T+2 का वक्त लेते हैं। एक सेकेंड सर। उसके लिए T+2 का वक्त लेते हैं ये लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने कोई चीज खरीदी और खरीदने के 5-7 मिनट के बाद अगर वो हमें शो होने लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके मालिक हो चुके हैं। लेकिन कागजी जो कार्रवाई है, जो नाम पे अलॉटमेंट होना है, उसके लिए तकरीबन 2 दिन का वक्त लिया जाता है। इस बुनियाद पर इस चीज को बहुत गहराई से देखने के बाद जदीद मसाइल पर नजर रखने वाले उलमा इकराम ने T+2 वाले स्टॉक को भी कहा है कि अगर आप डिलीवरी के अंदर खरीदते हैं तो आज ही खरीदते हैं, और आज ही आपको जैसे ही नफा नुकसान शो होने लगे तो आप उसको बेच सकते हैं और उससे नफा उठा सकते हैं। या अगर अपना पैसा महफूज करना चाहें, मिसाल के तौर पर हमने कोई कंपनी से कोई शेयर खरीदा और कुछ शेयर में हिस्से लिए हमने, और हिस्सा लेने के बाद मालूम हुआ कि वो नीचे जाने लगी, अचानक कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से वो नीचे जाने लगी। अब हम समझ रहे हैं कि मेरा नुकसान हो जाएगा, अभी 1 रुपया का नुकसान है, थोड़ी देर में ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा का नुकसान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि लॉस के साथ भी बेचकर वहां से 1 रुपया 2 रुपए के लॉस के साथ हम बेचकर वहां से बाहर हो जाते हैं। तो उसी दिन उसको बेचना दुरुस्त होगा, चाहे वो नफे के साथ हो या नुकसान के साथ हो। लेकिन शर्त यह है कि वो खरीदा कहां जाए, डिलीवरी में खरीदा जाए, इंट्राडे में खरीदा ना जाए। इसलिए कि इंट्राडे के अंदर हम उसके मालिक बनते ही नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में सेम डे में बेचने पे हमें मजबूर किया जाता है। अगर हम उसके मालिक होते तो हमारी मर्जी होती कि हम चाहे तो आज बेचें या चाहे तो 1 महीने के बाद बेचें, या हम मर जाए तो हमारे बच्चे बेचें। तो हमें इस बात का इख्तियार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है इंट्राडे के अंदर। तो जो डिलीवरी है उसके अंदर T+2 के शेयर भी अगर हम खरीदते हैं तो ऐसी सूरत में भी हमें सेम डे बेचने की इजाजत है, जब वो हमें नजर आने लगे कि फायदा और नुकसान दोनों मेरे जिम्मे आ चुके हैं। इसको एक और मिसाल से हम आजकल समझते हैं कि जैसे गाड़ी वगैरह सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, हमने एक गाड़ी खरीदी, 1 साल भर चलाया हमने, हमारे नाम पे गाड़ी थी, हमने किसी को बेच दिया। अब जिस बंदे ने हमें 30,000 रुपए दिए हैं, हमने उसको गाड़ी के पेपर्स भी दे दिए और हमने उसको गाड़ी भी दे दी और बंदा चला गया। अब वो जो गाड़ी है, उस गाड़ी से जो भी चालान आएगा उस गाड़ी के ऊपर, या उस गाड़ी से अगर किसी को धक्का लग जाता है, तो शरई तौर पर उसका जिम्मेदार वो बंदा होगा जो मुझसे गाड़ी खरीद कर लेकर जा चुका है। लेकिन अगर उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो चूंकि कागजी तौर पर मालिक उसका मैं हूं, तो गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगी, लेकिन शरई तौर पर मैं पकड़े जाने वाला नहीं हूं। शरीयत तो ये कहती है कि भाई इसने पैसे उसको दे दिए, उसने उसको गाड़ी हवाले कर दी, बात खत्म हो गई, बेमुकम्मल हो गई। तो ये जो T+2 का मामला है वो उसी दिन सेम दिन बेचा जा सकता है और सेम दिन खरीद कर उससे नफा और नुकसान दोनों के साथ मामला किया जा सकता है। तो वो जो T+2 है उसमें अगर हम खरीदते हैं, डिलीवरी के अंदर अगर हम खरीदते हैं, तो हम दोनों तरीके से उसको बेच सकते हैं। हाँ, बात ये रहेगी कि कौन से कंपनी में हिस्सा लेना दुरुस्त है और नहीं है। उसको जानने के लिए अमूमन उलमा इकराम ने 4 शर्तें लिखी हैं। ये तो आप जब किताबें उठाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल एकदम मनसूस मसला नहीं है। इस बुनियाद पर आपको अलग अलग मुफ्तियान कराम के 2500 शराइत मिलेंगे। किसी के यहाँ 5 हैं, किसी के यहाँ 4 हैं, किसी के यहाँ 8 हैं, किसी के यहाँ 3 हैं, किसी के यहाँ 2 हैं। सबको जब मिक्स करेंगे तो कुछ टकरा जाएंगे, कुछ नहीं टकराएंगे। तो इस तरीके से तकरीबन 15-15, 20-20 शर्तें हो जाती हैं कि उन तमाम शर्तों के पाए जाने के बाद हम किसी कंपनी में कोई हिस्सा ले सकते हैं। और अगर 20 शर्तें हम ढूंढने लगे तो शायद ऐसी कंपनी मिलना आज के वक्त में बहुत मुमकिन महसूस नहीं होता है। तो
ज्यादातर जो उलमाए कराम जो सारी चीजों को जमा करके, खासतौर से जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, जो इस वक्त फाइनेंशियल मामले में, मईशत के मामले में एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं, ऐसे ही इंडिया के अंदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं, और ऐसे ही जो जदीद मसाइल पर नजर रखने वाले जो उलमाए कराम हैं, जिनको अमूमन बर आजम हिंदो पाक वगैरह के अंदर फॉलो किया जाता है, इन लोगों ने जो शराइत लिखी हैं उनके हवाले से हम इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि जाहिर बात है कि कोई भी कंपनी जिसमें हम हिस्सेदार बन रहे हैं, वो कंपनी हलाल माल का कारोबार करने वाली हो, यानी कोई भी ऐसी चीज का कारोबार ना करती हो जो जायज ना हो। ये तो एकदम मोटी बात है जो तमाम लोगों को समझ में आने वाली है। दूसरी चीज ये है कि कंपनियों का मामला ऐसा है कि बहुत सी मर्तबा ये होता है कि हम 4 लोग मिलकर एक कंपनियां खोल रहे हैं, तो शेयर मार्केट में ऐसा भी होता है कि अभी कंपनी का सामान वजूद भी नहीं आया है, हमने 4 आदमी ने मिलकर 1,000 रुपया जमा किया है, 4,000 रुपये अभी आए हैं, और 1,000 रुपया हमने बैंक से लोन ले लिया है, 5,000 रुपया हो गए, इसको आप 5 करोड़ समझे या 5,000 करोड़ समझे। तो 5,000 करोड़ हमारे पास आ गए, और अभी हमको 100 करोड़ चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि इक्विटी पहले ही निकाल देते हैं, और लोग आईपीओ की शक्ल में उसमें जमा हो जाते हैं, अपने पैसे दे देते हैं। और अभी हमने जो 4 लोगों ने जो पैसे जमा किए थे, इसने अभी मुंजमिद असासा नहीं खरीदा, फिक्स एसेट्स बोलते हैं जिसको, वो नहीं खरीदा हमने। अभी मशीनरीज नहीं खरीदी, बिल्डिंग्स नहीं खरीदे, दफातर नहीं खरीदे, जो चीज जरूरी है कंपनी चलाने के लिए वो नहीं खरीदी। और उसके पहले ही पहले हमने क्या किया, शेयर को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। यानी आईपीओ निकाला था और फेस वैल्यू, यानी शुरू में एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी, अब हम उसको 11 रुपए 12 रुपए चुके, नहीं इस कंपनी को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी डील की है। जैसे हमारे इंडिया में एक कंपनी को डीलिंग मिली थी कि भाई कंपनी पता नहीं किस चीज की है, और उसको राफेल की डीलिंग मिल गई थी। तो अब राफेल की डीलिंग मिल गई तो बहुत पैसे कमाएगी ना कंपनी। तो अभी उसकी मशीनरीज खरीदी नहीं गई है, अभी उसके प्लांट लगाए नहीं गए हैं, लेकिन उसको अगर शेयर मार्केट में उतार दिया जाता तो उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता, लोग बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर। क्यों? इसलिए भाई कि राफेल जब ये बनाएगा तो अरबों इसकी आमदनी होगी, और हमारा पैसा डबल से चौबल हो जाएगा, अजाफा मुजाफा हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी जिसके असासे अभी नहीं खरीदे गए हों, जिन्होंने मुंजमिद असासा अभी नहीं बनाया हो, उसकी सारी रकम अभी पैसों ही की शक्ल में हो, ऐसी कंपनी में आप शुरू में पैसा तो लगा सकते हैं कि ये कंपनी काम करेगी तो हम उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन उसके मुंजमिद असासा के बनाने से पहले, प्लांट के लगाने से पहले, बिल्डिंग्स और जमीन के खरीदने से पहले अगर उसके शेयर की कीमत बढ़ने लगी तो उसको बढ़ाकर भी बेचना जायज नहीं है और कम करके भी बेचना जायज नहीं। फिर समझे इसको एक बात, पहली बात तो ये है कि कंपनी हलाल हो, दूसरे ये कि उसका मुंजमिद असासा हो, यानी सारा का सारा माल रुपए की शक्ल में ना हो, उसको शेयर मार्केट की जबान में कहते हैं कि सारा का सारा लिक्विड ना हो, इनलिक्विड भी हो, यानी कुछ माल लिक्विड हो यानी कैश की शक्ल में हो, और कुछ माल इनलिक्विड हो यानी मुंजमिद असासे की शक्ल में हो, सरमाए की शक्ल में हो, सामान की शक्ल में हो। जब ये चीजें होंगी तो, क्योंकि शरीयत के अंदर पैसा पैसे के बदले जायज नहीं है, सोना सोने के बदले जायज नहीं है कमी बेशी के साथ, लेकिन एक चीज दूसरी चीज के कमी बेशी के साथ जायज है। तो अब यह समझा जाएगा कि अगर 20 करोड़ में से अगर 5 करोड़ का सरमाया खरीद लिया है, मशीनरीज खरीद ली है, तो हमारे शेयर की जो कीमत 10 रुपए है, अब 11 रुपए हुए, तो इसका मतलब हुआ कि 10 रुपया, तो वो 10 रुपए के बदले में जो नोट करेंसी मौजूद है, लेकिन ये जो 1 रुपया का फायदा है ये उस एसेट्स की वजह से है जो फिक्स है, जो मुंजमिद असासा है, जिसको इनलिक्विड कहते हैं, उसकी बुनियाद पर। तो ये बात जरूरी है कि जो भी कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं, हम ये देखें कि उसके पास फिक्स एसेट है या नहीं है। आप सोचेंगे कहां देखें, अभी सर ने बताया कि आप स्क्रीनर पर जब जाते हैं, गूगल के अंदर जाते हैं, वहां पे स्क्रीनर लिखते हैं तो वो चार्ट खुलकर आएगा, और आने के बाद आपको वहां देख लेना है कि इसके पास फिक्स एसेट किस शक्ल में कुछ माल है या नहीं, मुंजमिद असासे की शक्ल में, इनलिक्विड की शक्ल में इसके पास सामान है या नहीं, और है तो कितने का, ये देख लेना जरूरी है। इसमें उलमाए कराम को बड़ा इख्तलाफ रहा है, कुछ इख्तलाफ तो ये, कुछ ये कहते हैं कि जो मुंजमिद असासा है वो रकम से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 20,000 करोड़ की कंपनी है तो कम से कम 10,000 करोड़ से ज्यादा उसका
मुंजमद असासा होना चाहिए, और बाकी पैसा जो हो तो वो कम हो, यानी जो कैश की शक्ल में हो वो कम हो और जो असासे की शक्ल में हो वो ज्यादा हो। लेकिन आज के वक्त में इस पर अमल करना बहुत मुमकिन नहीं है, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी इसको फॉलो नहीं किया है। इसलिए कि आज के वक्त में बहुत सी कंपनी वो है, बल्कि एक पूरी जो पूरा जो सेक्टर है आईटी का, अब आईटी के अंदर आप देख लीजिए कि उसके अंदर मशीनरीज नहीं होती, वो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है उसके अंदर। तो आईटी फील्ड के अंदर आप जब देखेंगे तो आपको मुंजमद असासा बहुत कम मिलेगा। तो इस बुनियाद पर मैं भी मुफ्ती तकी साहब दामद बरकातुहू को फॉलो करता हूं। तो वो उन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ अगर उसका कुछ हिस्सा सरमाए की शक्ल में, मुंजमद असासे की शक्ल में मौजूद है तो हम उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, और कुछ हिस्सा लिक्विड हो यानी रकम की शक्ल में हो, वो तो जाहिर बात है कि मार्केट के अंदर सर्कुलेट करने के लिए रकम की भी जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है कि पहली दो शर्तें भी, पहली शर्त यह है कि वो हलाल हो, कंपनी का कारोबार जो कोर कारोबार है वो हलाल हो। दूसरा, कोर कारोबार का मतलब जो असल कारोबार है वो हलाल हो। दूसरे ये कि वो कंपनी सारा का सारा अपना माल कैश की शक्ल में न रखती हो, बल्कि वो सारा का सारा माल में से कुछ हिस्सों का वो मुंजमद असासा खरीदती हो, मशीनरीज खरीदती हो, प्लांट लगाती हो, और कुछ वो अपने रकम की शक्ल में रखती हो, तो ऐसे कंपनी के अंदर हिस्सा लेना दुरुस्त है। तीसरा जो हिस्सा है कि सूदी लेन देन करने वाली कंपनी ना हो। आप ये कहेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो सूदी लेन देन नहीं करती? आप कोई भी कंपनी उठाकर देखेंगे तो वो सूदी लेन देन करने वाली कंपनी है। और आपको अजीब बात है, शायद आप लोगों के जहन में हो, कि अगर इंडिया में जितनी कंपनियां हैं यहाँ की, जो मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं जिसको, या ये कहिए कि जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, उनके ऊपर इंडियन जितना डेप्ट है, जितना कर्जा है, अगर सारे कर्जे इंडिया गवर्नमेंट इन लोगों से वापस ले ले तो शायद मुल्क का सारा कर्जा अदा हो जाए। मुमकिन है थोड़ा बहुत आगे पीछे का मामला हो, लेकिन आप जब उनके डेप्टों को देखें तो सूरत हाल ऐसी है। तो आप ऐसी कंपनी कहां से लाएंगे जिसके अंदर सूदी कारोबार ना हो? जो हजरात कहते हैं कि जो बिल्कुल सूद लेती देती ना हो जर्रा बराबर भी, ऐसे ही कंपनी में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत मुमकिन नहीं रह जाएगा। हजरत थानवी रहमा के हवाले से और हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि हजरत थानवी रहमा भी इसी तरफ गए हैं, और हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी उसी तरफ गए हैं कि अगर कंपनी सूदी लेन देन भी करती है, मतलब यानी अपनी कंपनी स्टेबल करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए सूद के पैसे भी लेती है, तो दो शर्तों के साथ उसके अंदर शामिल हो जाए। मतलब सिर्फ अगर वही एक कमी पाई जा रही है तो दो शर्तों के साथ शामिल हो जाए। वो दो शर्तें क्या है? वो दो शर्तें ये है, पहली शर्त ये है कि अगर वो प्रमोटर में शामिल है या बड़े शेयर होल्डर्स में शामिल है, जिसको कंपनी अपने मीटिंग्स वगैरह में शरीक करती है, तो उसको चाहिए कि वहां पर वो सूदी लेन देन के खिलाफ आवाज उठाए और कहे कि नहीं भाई, ये जो हमारी कंपनी पे सूद का जो लेन देन है, इससे हमारी कंपनी नीचे जा रही है और इसको खत्म किया जाना चाहिए। जाहिर है कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा, उसकी आवाज और नक्कार खाने में तोती की आवाज की जैसी होगी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरां हो जाएगा। उसको चाहिए कि वो आवाज उठाए। और अगर वो कंपनी वहां मदऊ नहीं किया जाता है तो उसके वेबसाइट पर भी अगर सुझाव देने की कोई बात मौजूद हो तो उसके वेबसाइट के ऊपर लिख दे वो। लेकिन अगर वैसा भी नहीं कर पाता है तो उसकी आखिरी शक्ल ये है कि वो ये देखे कि सूदी लेन देन जितना करती है कंपनी, जैसे मिसाल के तौर पर 20% अगर उसने सूद ले रखा है कंपनी ने, और 80% लोगों के पैसे हैं, 80% लोगों के सरमाए उसके अंदर लगे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे, जो मुनाफा हासिल करता है उस मुनाफे में से 20% वो बिना सवाब की नियत के सदका कर दे। जिस तरीके से हम बैंकों के अंदर पैसे रखते हैं और वहां से हमें जो मुनाफा मिलता है रखे हुए फिक्स पैसे पर, तो उसे हम बिना किसी सवाब के नियत के सदका कर देते हैं, और उसी का हुक्म है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी चूंकि ऐसी कंपनी ढूंढना बहुत मुश्किल है, और आज के वक्त में शेयर मार्केट एक माशी बेहतरीन जराए है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, तो इससे इस्लाम के मानने वाले महरूम न रहें। इसलिए हजरत थानवी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि वो क्या करे कि जितना परसेंट वो कंपनी सूदी लेन देन करती है उतने परसेंट को वो क्या करे कि सदका करे। अब एक बात और रह गई कि कितना परसेंट ये होना चाहिए, लोन होना चाहिए, यानी सूद अगर ले रहा है तो कितना परसेंट लेना चाहिए। ज्यादातर उलमाए किराम इस तरफ गए हैं कि इसकी कोई तहदीद नहीं है, बस ये है कि 50% से कम हो, 50% से कम हो, ताकि ज्यादा पैसा सूद का ना समझा जाए, लिल अक्सर हुक्मुल कुल के तहत में ना आ जाए।
तो 50% से कम डेप्ट हो उसके ऊपर, 50% से कम उसके ऊपर कर्जा हो, तो ऐसे में हिस्सा ले सकते हैं। ज्यादातर उलमाए किराम इस पर गए, लेकिन एहतियात का तकाजा जिन उलमाए किराम ने इख्तियार किया है वो ये है कि डेप्ट 33% से ज्यादा ना हो, मतलब 1/3 से ज्यादा डेप्ट ना हो। डेप्ट मतलब कर्जा, कर्जा कंपनी के ऊपर सूदी लेन देन, वहां कंपनी के पास जो भी कर्जा होगा वो सूदी लेन देन ही होगा, ये याद रखें आप। उसको, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है कि कोई उसको पैसा दे देगा। और ये सिर्फ इस्लाम के अंदर एक अजीब खूबी है। जी बेहतर है इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर जो कर्जा हो वो 33% से कम हो। अगर 33% भी टच हो जाता है तो 1/3 है, वहां तक भी चलेगा। लेकिन 33% से जब बात ऊपर जाएगी तो ऐसे कंपनी में हिस्सा न लेना ये ज्यादा मुनासिब है, यही एहतियात के ज्यादा करीब है। लिहाजा ये देखा जाए कि 33% से ज्यादा कर्जा ना हो। अब आपको ये देखना है कि 33% किसके मुकाबले में। एक होता है कंपनी का मार्केट कैप और एक होता है कंपनी का टोटल एसेट। मां बकिया एसिड नहीं, अभी जो बचा हुआ है वो नहीं, टोटल एसिड की कीमत क्या है, उसके फिक्स असासे, मुंजमिद असासे की कितनी कीमत है। आप स्क्रीन पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो कि टोटल एसिड जितने का है उसके मुकाबले में वो जो डेप्ट है वो 33% से कम हो। आप उसको खुद इसके ऊपर ये करें, कैलकुलेटर के ऊपर देख लें कि भाई जो इसका कर्जा है वो 33% से कम है या नहीं टोटल एसेट के मुकाबले में। तो पहली शर्त यह है कि हलाल हो, दूसरी शर्त यह है कि उसका टोटल का टोटल माल मुंजमिद असासा, क्या बोलते हैं, रकम की शक्ल में ना हो, लिक्विड ना हो, बल्कि इनलिक्विड भी हो, यानी मुंजमिद असासे की शक्ल में भी हो। और तीसरी शर्त यह है कि वो सूदी कारोबार न करती हो, लेकिन अगर वो कहीं से सूदी लेन देन करे तो ऐसी सूरत में वो उसका जो सूद हो वो 33% से ज्यादा ना हो। और चौथी शर्त बाज उलमाए किराम ने ये लिखी है कि जो उसी कंपनी के बचे हुए पैसे से जो वो कंपनी अदर इनकम करती है, वो अदर इनकम भी हलाल हो। लेकिन अगर वो हलाल नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर वो कंपनी के बचे हुए पैसे बैंकों में रख देती है कंपनी, वो बचे हुए पैसे किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है ताकि हमें मेहनत ना करना पड़े, हम जहां मेहनत कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, और बाकी जो पैसे बचे हुए ये दूसरी जगह दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो कंपनी अगर दुरुस्त है तब तो ठीक है, लेकिन वो अगर गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, जो उसकी, जिसको हम वहां की जबान में अदर इनकम कहते हैं, कोर बिजनेस के अलावा, असल तिजारत के अलावा जो आमदनी है उसकी वो हलाल तरीके से हो, लेकिन अगर हलाल तरीके से ना हो, सूदी वगैरह हो या किसी गैर हलाल तरीके से हो, तो वो 5% से ज्यादा ना हो। इसलिए कि जब ये इसकी मिकदार ज्यादा बढ़ेगी तो इसका मतलब होगा कि इसकी असल आमदनी कोर बिजनेस नहीं है, असल आमदनी अदर बिजनेस है। इसलिए इसका परसेंटेज, इसका जो ग्राफ हो वो बिल्कुल लो रहना चाहिए। तो गोया कि मोटा मोटी 4 शर्तें सामने आई। पहली शर्त यह कि वो कंपनी हलाल हो, दूसरी शर्त यह कि उसका सारा का सारा सरमाया लिक्विड ना हो बल्कि इनलिक्विड भी हो, और तीसरे ये कि सूदी लेन देन अगर वो करती हो ना, डेप्ट हो उसके ऊपर, तो 33% से ज्यादा ना हो। और चौथे ये कि अगर अदर इनकम है उसके पास तो वो अदर इनकम 5% से ज्यादा नाजायज जगह से, सूदी लेन देन की जगह पर से ना आ रहा हो, उससे ज्यादा अगर आए तो हम उसके अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। और पांचवी शर्त है वो ये कि जितना डेप्ट उसके अंदर होगा, जितने परसेंट का डेप्ट होगा, 20% का, 25% का, 30% का, जितने परसेंट का उसके ऊपर कर्जा होगा सूदी, हम जब मुनाफा हासिल करेंगे तो उतना परसेंट बिना किसी सवाब के सदक़े की नीयत से हम उसे क्या करेंगे, लोगों में सदका कर देंगे। ये 5 शर्तें होती हैं। इन 5 शर्तों के साथ आप किसी भी कंपनी में बिला तकल्लुफ हिस्सा ले सकते हैं। उलमाए किराम की तरफ से मुकम्मल इजाजत है। हमारी बात हलाल और हराम की यहां तक मुकम्मल हुई। जिन हजरात को याद रह जाए, जिनको याद न रहे वो पर्सनल पर भी राब्ता कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी के बारे में अगर वो फिल्टर करवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर हमें वक्त रहा तो हम करके दे देंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप खुद सीख लें। अगली बात के 3 दिन से बातचीत हो रही है, लेकिन हम कारोबार करें कैसे, अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि हम कारोबार करें कैसे। जो लोग पहले से शरीक है इसके अंदर और इसको मार्केट को थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो बहुत बेहतर जानते होंगे, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको हम ये बता दें कि सबसे पहला प्रोसेस होता है इसके अंदर एक अकाउंट खोलने का। कि जिस तरीके से हमारे पास बैंक में एक अकाउंट होता है, इसी तरीके से हम अकाउंट खोलते हैं। जो जैसा कि सर ने बताया था कि मुख्तलिफ ब्रोकर्स होते हैं इसके अंदर, वेबसाइट होती है जहां जिसके ऐप पर जाकर हम क्या करते हैं, अकाउंट खोलते हैं।
तो वो इंशाल्लाह अकाउंट की लिंक हम कल दिन में ग्रुप में शेयर कर देंगे, और जो लोग भी अकाउंट खोलना चाहते हैं वो अकाउंट खोल लें, जो न खोल सक पा रहे हो, जिनको दुश्वारी हो रही हो, वो हमसे पर्सनल पर राब्ता भी करें, हम इंशाल्लाह उनको रहनुमाई भी करेंगे कि अकाउंट कैसे खोला जाता है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि बहुत से साथी ये बार बार आज ग्रुप में पूछ रहे थे कि हम क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक बात बता दूं कि सबसे पहली चीज ये करें कि आप पहले खुद एक बेहतरीन ट्रेडर बने, बाद में इन्वेस्ट करें। सबसे पहले आप खुद सीखें, उसके बाद किसी भी कंपनी में लगाएं। वो जो कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान, और ऐसे ही नीम ट्रेडर खतरे सरमाया। बिल्कुल एकदम सारा का सारा खतरे माल कहिए जिसको, सारा का सारा माल पानी पानी होकर रह जाएगा। जब तक आप सीख न लें तब तक आप ट्रेडिंग करने के लिए बिल्कुल कतअन सर ना उठाएं। आप चाहे 5,000 रुपया से ही ट्रेडिंग के बारे में सोचिए ही नहीं जब तक कि आप सीख ना लें। हाँ, सीखने के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में मैं एक दो बातें कहूंगा कि एक तो ये कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर कोई भी बंदा अगर आपका भरोसे का है सिखाने वाला तो आप उससे सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक किसी एक ही जगह पर किसी फला आदमी से सीखना है, ये जरूरी नहीं है। आपको जो भी जहां भी कोई बहुत बेहतर सिखाने वाला आपका क्लोज आदमी मिलता है, आप बिला तकल्लुफ उससे सीख सकते हैं। हाँ, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं, बहुत से मुस्लिम्स हैं जो मुखलिस हैं, बहुत से लोग हैं गैर मुस्लिम भी हैं जो कम से कम अपने काम के हवाले से, अपने जॉब के हवाले से वो मुखलिस है। वो कोशिश करते हैं कि मैं पैसा तो लेता हूं मगर बेहतरीन करके सिखाऊंगा। तो आप चाहे किसी से भी चाहे सीख ले, हिंदू से सीखे, मुस्लिम से सीखे, किसी भी से सीखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जिससे भी सीखे, सीखने के बाद आप क्या करें, उसको अपने हिसाब से फिल्टर करके उसके बाद आप उसके अंदर शरीक हो, यानी शरई तौर पर शरई नुक्ते नजर से देखने के बाद तभी आप किसी कंपनी में हिस्सा लें। हाँ, बस एक बात यह है कि एक ऑप्शन आपके सामने मैं भी रखता हूं। वो ऑप्शन क्या है कि जो 3 दिन तक सर ने क्लास ली है, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन कोर्स तैयार किया है। 2 साल की मुसलसल मेहनत पर, पौने 2 साल की मुसलसल मेहनत के बाद इन्होंने एक बेहतरीन कोर्स तैयार किया। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं इसमें भी तकरीबन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सर का कोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनसे दरखास्त की थी और इन्होंने अपना वक्त दिया। वरना हकीकत तो ये है कि लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात रखने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, खासतौर से वो लोग जो कोर्स चला रहे होते हैं। तो सर की तरफ से भी एक कोर्स तैयार किया गया है और बहुत मुफीद कोर्स है। और कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको कोर्स दे दिया गया और आप जैसे चाहें अपने से कर ले, वैसा नहीं है। सर की तरफ से जो कोर्स तैयार किया गया है, उस कोर्स के साथ साथ आप दरमियान में रहनुमाई चाहते रहते हैं, बीच में आप जो है उसकी मश्क चाहते रहते हैं, तो मुस्तकिल रहनुमाई व्हाट्सएप ग्रुप की शक्ल में मुस्तकिल रहनुमाई दी जाती रहती है, मुस्तकिल आपको गाइड किया जाता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वाकई फुल टाइम ट्रेडर बनूं, या मैं अपने से मार्केट के अंदर घुसकर उसके नफा नुकसान के तरीकों को जान सकूं और मैं किसी भी कंपनी के बारे में बहुत खुद एतमाद होकर फैसला ले सकूं कि मुझे इसके अंदर हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, या मार्केट में हमें कब दाखिल होना और कब अपना माल सिक्योर कर लेना है, कब हमें अपना माल महफूज कर लेना है, तो ये अगर हमें जानना है तो आप जिन लोगों को भी जानते हैं आप वहां सीखना चाहें तो वहां सीख ले। या फिर एक ऑप्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक ऑप्शन है, नहीं, मार्केट में बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं और बहुत से मुखलिसीन हैं, तो आप जिनसे भी मुनासिब आपको लगता है आप वहां सीख ले। एक ऑप्शन के तौर पर यह है कि सर का खुद अपना एक कोर्स है, आप वो कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो पर्सनल पर हमसे राब्ता करें, इंशाल्लाह सर से जो है वो कोर्स हम आपको दिलवा देंगे और सर मुस्तकिल आपको गाइड भी करते रहेंगे और आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि वो ले लें तो आप जो है पर्सनल पर हमसे राब्ता करें, इंशाल्लाह हम सर से आपकी बात करवा देंगे और जो भी होगा इंशाल्लाह वो कोर्स आपके हवाले कर दिया जाएगा। सर, पहले एक बात मैंने शुरू में पहले बताई थी कि बहुत दिनों तक सर जो है लेक्चरर रहे हैं, तकरीबन 10 से 12 साल तक सर लेक्चरर रहे हैं। तो इससे पहले सर स्पोकन इंग्लिश भी कराया करते थे, तो वो सर के कोर्स के साथ साथ इन्होंने स्पोकन इंग्लिश को भी एडिशनल कर दिया है कि अगर कोई बंदा सर का ये कोर्स लेता है तो उसको 2 महीने का स्पोकन इंग्लिश भी फ्री मिल जाता है। अभी जो मार्केट में 1,500 2,000 रुपया देकर आदमी स्पोकन इंग्लिश का 2 महीने का कोर्स करता है, 3 महीने का कोर्स करता है, तो ये कोर्स भी सर की तरफ से उसी कोर्स के साथ, मतलब शेयर मार्केट के कोर्स के साथ फ्री मिल जा रहा है। तो अगर कोई बंदा यहाँ इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो वो यहाँ ले सकता है, सर से बात कर सकता है या मुझे फोन कर सकता है या मैसेज कर सकता है, मैं इंशाल्लाह सर से बात करवा दूंगा और आप वो कोर्स ले सकते हैं। और जहां तक रही बात शेयर मार्केट में इंटर करने के लिए और अकाउंट बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह कल दिन में 10 बजे के आसपास
हम एक मैसेज छोड़ेंगे जिसके अंदर आपको बनाने का तरीका भी होगा कि हम किस तरह से अकाउंट बनाए, और आपको कहीं वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह वहीं लिंक भी डालेंगे, आप वहीं से क्लिक करके आप सीधा सीधा आप अकाउंट पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप अकाउंट बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी बात मुकम्मल हुई, और सर ने जो इतनी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वक्त दिया, खासतौर से हमने जो है हजरत सर से कहा था कि भाई आप कम से कम उलमा के लिए थोड़ा सा वक्त दें, और मैंने ये भी कहा था कि वो वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ताकि जो आदमी करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करेगी, कम से कम इस मार्केट का उलमा के अंदर एक तारुफ हो जाए, और कभी भी उनको जिंदगी में महसूस हो तो वो उसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। एक तो मौलाना तैयब साहब कुछ पूछना चाह रहे थे, वो जी अपना जी माइक ऑन कर लें। है मौलाना तैयब साहब? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि हमने अगर आज शेयर बाय किए तो जैसा कि बाज़ उलमा कहते हैं कि उसको आज भी हम सेल कर सकते हैं, बाज़ कहते हैं कि T+2 के एतबार से 2 दिन के बाद हम उसको सेल कर सकते हैं, जी तो हम क्या करें इसकी बात में? जी जी आप बेच सकते हैं उसको, इसलिए कि जो हजरात ये कहते हैं कि T+2 होता है या पहले T+3 होता था, उनके मतमहे नजर ये बात थी कि वो ये समझते थे कि चूंकि डिलीवरी को ये लोग कहते हैं कि 2 दिन के बाद हम उनको उसका मालिक बनाते हैं, तो उनके नजर में ये बात थी कि शायद 2 दिन के बाद ही ये उसका मालिक बनता है और ज़िमान इसकी तरफ मुंतकिल होता है, नफा नुकसान का मालिक भी ये 2 दिन के बाद ही होता है। इस बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला लिया था। लेकिन जिन उलमाए किराम ने तहकीक की है उनके हवाले से ये बात क्लियर है कि हम जैसे ही खरीदते हैं तो थोड़ी देर के अंदर हम उसके नफा नुकसान के मालिक हो जाते हैं, और जो कागजी कार्रवाई है वो जो है 2 दिन का वक्त लेती है मुकम्मल होने में। तो इस बुनियाद पर हम शरई तौर पर जैसे ही उसके नफा नुकसान के मालिक हो जाते हैं, उस शेयर के मालिक हो जाते हैं, तो हम उसको बेचने की इजाजत रखते हैं शरई तौर पर, तो आप उसको उसी दिन बेच सकते हैं। तो एक हदीस है, ला यबीउ लैसा इंदी, जी जो चीज हमारे कब्जे में नहीं है तो हम उसको कैसे बेच सकते हैं, इसको कैसे सेल्स कर सकते हैं? जी जीमान जी हमारा मुश्किल हो गया है, सही बात है। जी अब क्या बोलते हो, शॉर्ट सेल के अंदर में ऐसा ही होता है, पहले सेल करो फिर बाय करो, उसके अंदर जी भी जी जीमान मुंतकिल तो हो ही जाता है, तो नहीं उसको नहीं हम जायज बोलते हैं, उसको हम जायज बोलते हैं। जी 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 मैं एक मरतबा फिर से उसको रिपीट करूं। शॉर्ट सेल में होता क्या है कि हमारे पास कोई चीज नहीं है। शॉर्ट सेल का मतलब ये हुआ कि हमने ये समझे कि एक दुकान खोल रखी है और हमारे पास बेकिट है, और हमारे पास 20 बेकिट मौजूद है। कोई बंदा खरीदने के लिए आ गया, बल्कि बेकिट हाँ हमारे पास 20 बेकिट मौजूद है, कोई बंदा खरीदने के लिए आ गया, मेरे पास दुकान है, मैंने उसको नहीं बेचा। एक दूसरा बंदा जिसके पास नहीं है उसने बेच दिया, उसने कहा कि भाई 10 रुपया करके आप ले लो, हालांकि उसके पास माल नहीं है। अब वो मुझे ये कह रहा है कि भाई आप ऐसा करो कि ये जो आपकी मिल्कियत है आप वो उसके हवाले कर देना, दोपहर में आएगा वो, आप उसके हवाले कर देना, और शाम में जिस रेट पर भी हो मैं आपको 10 पैकेट खरीद के दे दूंगा। तो ये बंदा, जो पहला बंदा बेच रहा है, ये न मेरे पैकेट का मालिक है न मार्केट में किसी पैकेट का मालिक है। समझ रहे हैं आप? जी एक थर्ड पर्सन जैद बेच रहा है। जैद के पास एक ग्राहक आया कि मुझे 10 मोबाइल चाहिए, 10 पैकेट चाहिए, और उसके पास मौजूद नहीं है, मेरे पास मौजूद है वो। तो उसने उसको कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, उसको उसने 10 रुपए के रेट से ले लिया, और ले लेने के बाद अब इसके पास अभी है नहीं। अब ये मुझे कह रहा है कि देखो दोपहर में वो बंदा आएगा, आप उसको 10 पैकेट दे दीजिएगा, और मैं आपको मार्केट से शाम में कम में हो या ज्यादा में हो खरीद के दे दूंगा। देखिए उसने ऐसी चीज बेची है जिसका वो मालिक नहीं है। ये और बात है कि शाम में वो पैकेट 10 रुपया में मिलके 20 रुपया में मिलता है, लेकिन वो खरीद के देगा मुझे, लेकिन उसने बेची ऐसी चीज है जिसका वो मालिक ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? नफा जी नुकसान उसकी तरफ मुंतकिल हो रहा है। अगर शाम में उसको 10 रुपया के नहीं मिलके 8 रुपए करके पैकेट मिले तो भी वो मुझे खरीद कर देगा और 2 रुपए का फायदा उठाएगा एक पैकेट के ऊपर, है ना? लेकिन उसने ऐसी चीज बेची है जो उसके पास थी ही नहीं। तो शरीयत में ऐसी चीज का बेचना जो उसके पास है ही नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। यहां पर जो है, जो डिलीवरी के अंदर हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद वो हम उसके मालिक हो जाते हैं, यानी वो हमारे अकाउंट में भेज देता है जीरोधा में, या जिससे भी आप वर्क कर रहे होते हैं, वहां आपको दिखाता है कि हाँ भाई आप उसके मालिक हो गए। और वो जो कागजी कार्रवाई है वो 2 दिन में कंप्लीट होती है।
जो मैंने 2 मिसालें इसीलिए दी क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एतराज होता है, और इससे पहले भी हम जिन मीटिंगों के अंदर बातचीत रखते रहे वहां पर यह सवाल उठता रहा है कि भाई कैसे। तो इसलिए मैंने एक की जगह पर 2 मिसालें दी। मैं अमूमन दो एक दिया करता हूँ, यहाँ पे 2 मिसालें दी मैंने। एक जमीन की मिसाल दी और एक गाड़ी की मिसाल दी कि कागजी तौर पर वो हमारे नाम पर जो मुंतकिल होता है वो वक्त लेता है, लेकिन हम कैश देने के बाद जब वो चीज हमारे पास आ गई, हमारे अंडर में आ गई वो, तो हम उसके मालिक हो चुके हैं। अब हम उसको बेच सकते हैं। तो डिलीवरी के अंदर यही होता है। अच्छा, शॉर्ट सेल फिर इंट्राडे के अंदर होता है। एक तो ये कि हम जिसके मालिक नहीं है हम उसको बेच रहे हैं। दूसरे इंट्राडे के अंदर होता है क्या है कि आप मजबूर होते हैं कि शाम तक आपको बेच देना है। ये इस बात की दलील है कि हम वहां पर मालिक नहीं है शेयर के, और जिसके मालिक ना हो उसको बेचना भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसके अंदर डिलीवरी के अंदर ये होता है कि शेयर जब हमारे अकाउंट के अंदर आ जाता है, आप ये इश्काल कर सकते हैं कि भाई इंट्राडे में भी जब हम खरीदते हैं तो शेयर हमको तो अपने अकाउंट में दिखने लगता है ना, वो दिखता है, सिर्फ हम उसके मालिक नहीं है। इसलिए कि अगर मालिक रहते हैं और शाम के वक्त हम न बेचना चाहें तो ये कोई मजबूरी है हमारी, लेकिन अब उसके बाद भी अगर हम शाम को न बेचना चाहें तो हमें मजबूर किया जाता है कंपनी की तरफ से कि वो 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले वो खुद ब खुद बेच देता है, ब्रोकर बेच देता है उसे। इसका मतलब ये हुआ कि इंट्राडे में जो चीज हम खरीद रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट सेल करें या शॉर्ट सेल ना करें, ऐसे दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं कि उसके मालिक नहीं होते हैं, और बिना मालिक हुए शेयर को बेचने के लिए शरीयत इजाजत नहीं देती है। जबकि डिलीवरी के अंदर ये होता है कि हम उसके मालिक हो चुके होते हैं, नफा नुकसान दोनों भी मुंतकिल हो चुका होता है, और हमें इख्तियार भी आ चुका होता है कि हम चाहे तो आज बेच दें और चाहे तो हम न बेचे, हमारे बच्चे बेचे। मैं समझता हूं कि शायद मैं अपनी बात क्लियर कर चुका। तो एक सवाल यहाँ पर ये होता है कि सेबी ने जो T+1 T+2 का जो उन्होंने लॉ बनाया है, कायदा बनाया है, कानून बनाया है, तो उसका माना क्या फिर? उसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनियां ये कहती है कि मैं T+1 में भी दे दूंगा, मतलब शिफ्ट कर दूंगा, उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने काम को फास्ट किया है, और उन्होंने जो कागजी वर्क करने का जो अंदाज था उसको तेज कर लिया। उन्होंने वर्कर्स ज्यादा रखे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहले हम जब ये बनाते थे, वोटर आईडी कार्ड बनाते थे, तो 15 दिन 20 दिन लगते थे, अब 4 दिन लगते हैं। ऐसे ही पहले जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते थे तो तकरीबन 2 महीना 3 महीने का वक्त लग जाता था। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में तकरीबन बड़ी मुश्किल से ज्यादा लगता है तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। पहले पासपोर्ट बनाने में 3 महीने का वक्त लगता था, अब अगर किसी को पासपोर्ट बनाना है तो 1 हफ्ते के अंदर पासपोर्ट हाथ को आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी T+2 दे रही है, पहले 3 में था मसला, तो अब 2 पर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि कंपनियों ने शिफ्ट करने का जो तरीका है वो तेज कर लिया है, यानी पेपर वर्क को फास्ट किया है। और जिस कंपनी ने T+1 कर लिया है, इसका मतलब कि उसने अपने पेपर वर्क को उन लोगों से भी फास्ट कर लिया है। आने वाले वक्त में बहुत मुमकिन है कि ये फास्ट होकर ऐसा हो जाए कि जैसे आप खरीदेंगे उसी वक्त आपको डिलीवरी हो जाए। मैं अपनी बात क्लियर कर चुका। मुफ्ती साहब, एक बात यह है कि जी जी एक मसलन एक जमीन है जिसके अंदर हम दोनों पार्टनर हैं। जी अब कोई आदमी अगर रिजवान साहब आए और कहा कि मुफ्ती साहब मुझे अपना जो आपके जो हिस्सा है वो मुझे सेल कर दो, तो आप जी सेल करेंगे? नहीं करेंगे। फिर से बोले आप। एक जमीन है जिसके अंदर हम दोनों पार्टनर है। जी अब रिजवान सर ने कहा कि मुफ्ती साहब आप अपना हिस्सा मुझे सेल कर दे, तो क्या जी आप सेल कर देंगे? देखिए, जो जमीन अभी तक तकसीम नहीं हुई है उसको कोई एक बंदा कैसे सेल कर सकता है? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जमीन के अंदर मेरा और आपका जो हिस्सा है वो मुशा है, फैला हुआ है। जी स्टॉक मार्केट के अंदर हम जो शेयर बाई करते हैं उसका मतलब यही है, ये कि हमारा जो शेयर है वो फैला हुआ होता है, मुशा होता है। और सेबी के कानून के मुताबिक T+1 T+2 के एतबार से वो शेयर हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आता है। जब तक वो सेबी हमारे नाम नहीं करती तो हम उसको सेल नहीं कर सकते। जिस तरह के हम जमीन के अंदर हम जब तक उसको निशानदेही नहीं करेंगे कि भाई मुफ्ती साहब का है, ये मेरा है, तभी हम जोन सबको बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जी जी तो जिसलिए कि यहाँ पर जो शेयर का मसला है, ये गैर मनकूली चीज के ऊपर कैश करना मनकूली के ऊपर ये दुरुस्त नहीं है मेरे ख्याल से। जी 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 मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेबी के यहाँ जो है वो जब तक हमारे नाम पे लिख ना दिया जाए तब तक गोया कि हम उसके मालिक नहीं हुए, ये कहना चाह रहे हैं हम। जी जी असल में शेयर जो है कोई ऐसी हिस्सी चीज नहीं है। यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि हम जो शेयर खरीद रहे हैं हम उस शेयर के मालिक नहीं हो रहे हैं।
जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू ने लिखा है कि हम जो शेयर खरीद रहे हैं वो शेयर के मालिक नहीं हो रहे हैं, हमने जितना पैसा शेयर के लिए दिया है उतने मुनासिब से, उसी की मुनासिबत से हम कंपनी में मिल्कियत हासिल करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी जी। यानी मान लीजिए कि कंपनी है, उसके 100 हिस्से है और हमने 20 रुपया लगाया है, 10-10 रुपए का हिस्सा हमने 20 रुपया लगाया है, तो इसका मतलब हुआ कि हम 20% उसके अंदर मिल्कियत हासिल करते हैं। ये शेयर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें 10 शेयर दिया गया, नहीं, इसका मतलब ये कि हमने अगर 4 शेयर खरीदा है तो हम 4 शेयर के मालिक नहीं है, बल्कि 40% हम उस कंपनी के मालिक बनते हैं। तो वो जो मुशा की बात आ रही है, वो मुशा उस वक्त होगी जब ये शेयर अलग अलग टुकड़े की चीज हो, चाहे वो फैली हुई चीज हो या फैली हुई चीज ना हो। लेकिन यहां जो शेयर कंपनी के होते हैं, ये शेयर वो होता है जो कंपनी की मिल्कियत देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि शेयर कोई चीज है जिसके हम मालिक हो रहे हैं, नहीं, शेयर के हम मालिक होते ही नहीं है। शेयर तो सिर्फ एक नाम है। हम जो मालिक बनते हैं, या कोई भी बंदा जब शेयर खरीदता है तो वो जो मालिक बनता है, वो मालिक बनता है उतने ही मुनासिबत से कंपनी के असासे का। तो इसको हम जो है मुशा पर कयास नहीं कर सकते। ये मुफ्ती सलमान साहब मुजाहिरी हैं, जो स्टॉक मार्केट में काफी मालूमात रखते हैं। उन्होंने बहुत कुछ समझाया मुझे। तो आप इक्विटी 33 से हैं शायद, मैं भी वहीं से था। शायद मुमकिन है, मुझे याद नहीं है। तो मैं बहुत परेशान था कि हलाल कहाँ से होगा, हराम कहाँ से होगा। तो फिर मुफ्ती साहब का मैंने वो क्या बोलते मीटिंग ज्वाइन की, उन्होंने समझाया। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि आईओफी एक बॉडी है जिसके अंदर शेख यूसुफ करजावी रहमतुल्लाह। आपकी आवाज कट रही है, आपको नहीं सुन पा रहे हम। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? आ रही है, आपकी आ रही है। मौलाना का आवाज यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया। जी मुफ्ती साहब, वो जी जी, आ हो रही है रहा है। आवाज, बोलिए। तो मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि आईओफी एक बॉडी है जिसकी हेड जो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं। जी। उन्होंने जो लॉ बनाए हैं, तो उनमें से ये है कि सेबी के कानून को माना जाए। जी। और ये 33% जो मैंने 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 कल ही, चूंकि मुझे यहाँ बात करनी थी तो पहले से मेरे जहन में बात थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने सोचा कि ताज़ा मुताला कर लिया जाए। तो कल ही मैंने मुफ्ती तकी साहब का एक मजमून, बल्कि उनका एक फतवा पढ़ा है कल ही, जिसके अंदर उन्होंने एक बात लिखी थी कि भाई हमारे यहाँ से कुछ लोग गए बाज़ाब्ता देखने के लिए और मालूम करने के लिए, सेबी वगैरह को मालूम करने के लिए। तो उन्होंने वहां पे लिखा है कि वो जो ज़मान मुंतकिल हो जाता है, यानी वो जो T+2, यानी फौरी सौदों की बात जहां पर उन्होंने लिखी है, तो वहां पर उन्होंने ये बात क्लियर की है कि उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि भाई बहुत मुमकिन है ये कि वो जैसे ही ज़मान उसकी तरफ मुंतकिल हो जाता हो तो वो उसको बेचने की इजाजत रखते हो। उन्होंने उसकी वजाहत की है वहां। तो मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब के जो फतवा हैं उसके मुकल्ले में आईओफी बड़ी क्या बोलते हैं, एक जिम्मेदार कमेटी है, तो उसको जरा फॉलो करना चाहिए। हालांकि मुफ्ती साहब वहाँ के क्या अमीर है, कायद है। देखिए, मैंने एक बात पहले ही कही थी कि जवाज और अदम जवाज के हवाले से जितने फतावे पाए जाते हैं दारुल इफ्ताओं के, सबको अगर जमा करे तो तकरीबन 15-20 शराइत होंगे किसी भी कंपनी में शिरकत के लिए। लोगों ने जितनी शर्तें लिखी हैं, तो उसको अगर सबको जमा कर लिया जाए तो 15-20 शर्तें हो जाएंगी वहां पर। ऐसी सूरत में किसी भी कंपनी के अंदर शिरकत दुरुस्त ही नहीं रह जाएगी। तो इस बुनियाद पर जो आमतौर पर औलमा जिसको फॉलो करते हैं और जदीद मसाइल पर नजर रखने वाले औलमा ने जिन शर्तों के साथ इजाजत दी है, मैंने उसी को उठाकर आपके सामने रखा है, और उनमें से जो भी चीजें हैं मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि ऐसा क्यों है। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। तो एक मरतबा मैं आखिरी मरतबा में फिर बात दोहरा दूं कि आप बिना सीखे हुए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे।
ट्रेड करने के लिए जरूरी होगा कि आप सीखें। बिना सीखे आप जब उतरेंगे तो आप अपना पैसा जाये करेंगे, जाये करेंगे, जाये करेंगे। हाँ, कुछ साथी ये मालूम करते हैं कि कितने दिन में सीख जाएंगे हम। तो मैंने पहले ही कहा था कि 3 दिन में असबाब की दुनिया में सीखना मुमकिन नहीं है। ये आपकी मेहनत पर है। अगर आप ज्यादा टाइम देते हैं तो 1.5 से 2 महीने में आपको मार्केट की अच्छी समझ आ जाएगी, आप उसमें ट्रेड करने लगेंगे। थोड़ा कम टाइम देते हैं, पार्ट टाइम देते हैं, तो आप 3 महीने के अंदर इस लायक हो जाएंगे कि आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने लगे। आप अगर फुल टाइम देते हैं, अगर इस वक्त अगर खाली हैं घर पे और फुल टाइम देते हैं आप, तो आप 1 महीने में इस लायक हो जाएंगे कि आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने लगे, मार्केट के अंदर आप पैसा लगाने लगे। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है। तो आप पहले सीखें, सीखने के बाद फिर आप क्या करें कि मार्केट के अंदर आए। और फिर उसके लिए फिर मैं एक आखिरी मर्तबा कहूंगा कि आपको जहां अच्छा लगे वहां सीखें, जहां जी चाहे वहां सीखे। एक ऑप्शन ये है, एक तरीका ये भी है कि रिजवान शाह साहब जो भीड़ से हैं, जिनका कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइन किया हुआ है, उनमें से जिनको भी कोर्स चाहिए वो राब्ता कर लें पर्सनल पे, और इंशाल्लाह उनको कोर्स दे दिया जाएगा। उनकी एक मिनिमल फीस है, क्योंकि तकरीबन 2 साल तक मुसलसल उन्होंने मेहनत की है, तो उनकी एक मिनिमल फीस है, वो अदा करके आप वो कोर्स ले लें। और जरूरी नहीं कि उन्हीं से ले। फिर मैं, उन्होंने चूंकि इतनी मर्तबा मुझे कहा है कि मैं उनसे ज्यादा मर्तबा कहने पर मजबूर हूं, बल्कि मैं उनसे कम मर्तबा कह रहा हूं, उन्होंने इससे ज्यादा मर्तबा कहा है कि ये ना कहें कि नहीं मुझे किसी को भी मेरा ही कोर्स लेना। नहीं, जहां अच्छा लगे, जो भी आपके रिलेटिव में हो, जानकारी में हो, आप उनसे सीखिए। सीखने के बाद तब मार्केट के अंदर उतरिए, उससे पहले नहीं। लेकिन सीखने के बाद जब आप मार्केट में उतरिए तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। हाँ, एक ऑप्शन रिजवान शाह साहब का भी है कि आप इनका कोर्स ले सकते हैं, और इनके कोर्स को मैं जानता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा कोर्स है। और उनके साथ साथ जो बंदा कोर्स लेगा उसको 2 महीने की इंग्लिश स्पोकिंग कोर्स भी उसी के साथ साथ एडिशनल फ्री मिल जाती है। और जो इंजन आजाद के ये नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, कल इंशाल्लाह दिन में 10 बजे के आसपास मैं एक मैसेज तैयार करके रखा हूं, वो आपको ग्रुप में डालूंगा। आप वहां से रहनुमाई लेकर ओपन कर सकते हैं अपना अकाउंट, और उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो आप हमें कॉल करें, इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करें। मैं समझता हूं कि इतनी बात काफी है आज के लिए, बल्कि तमाम साथियों के लिए। सर अगर कुछ कहना चाहें तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। 3 दिन हमारे काफ़ी, मैं समझता हूँ कि कामयाबी के साथ हम जो मकसद के तहत यहाँ जुड़े थे तो उसको हम यहाँ पर हासिल कर पाए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने इस वर्कशॉप में शिरकत की है वो स्टॉक मार्केट की अहमियत को समझ चुके होंगे, और इसमें किस तरह से इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से इसको सीख सकते हैं, इसकी तरफ वो अपने आप को जो है तो आप आगे बढ़ाएं। अब ये उनका काम है कि वो जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको सीखें और नुकसान ना उठाना पड़े, इसके लिए वो ये कोशिशें आगे करें। अब इसके आगे की जो रहनुमाई है हम इंशाल्लाह कल ग्रुप में मैसेज की शक्ल में डालेंगे, और ग्रुप को कुछ वक्त के लिए ओपन किया जाएगा। अपने सवालात वहाँ रख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस ग्रुप को रखा जाए और हम हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार कोई ना कोई वेबिनार का इनेकाद कर सके, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। और अगर आप बराह रास्त हमसे जी बराह रास्त अगर हमसे जुड़ना भी चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो हमारी तरफ से आने वाली जो भी हिदायत है वो भी आपको बराह रास्त मिलती रहेंगी, जिसमें स्टॉक एनालिसिस भी होता है। स्टॉक रिकमेंडेशन तो हम उनको डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन स्टॉक एनालिसिस भी हम अपना पेश किया करते हैं हर 15 दिन में एक बार या 8 दिन में एक बार, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो और आप लोगों का वक्त मैं ज़्यादा ना लेते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं, और इसी कलमात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम उलमा किराम की तरफ से रिजवान शाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें जज़ाकल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जज़ाहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी जो इससे जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ न कुछ समझ में आई होगी बात। मैं एक बार फिर आखिरी मतलब एक बात कहूंगा कि हमारा अगर 20,000 रुपया बैंक में पड़ा हुआ है तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए जायज नहीं है, लेकिन वही 20,000 उठाकर अगर हम शेयर मार्केट में लगा देते हैं तो 1 साल वो पैसा वहां रहेगा और 1 साल यहाँ रहेगा, तो यहाँ हमें अच्छा खासा फायदा भी होगा और जायज भी होगा। तो आप ये मार्केट सीख लें, और सीखने के बाद फिर इसके अंदर ट्रेड करें, इंशाल्लाह इसका फायदा मिलेगा। और उसकी मिसाल मैं एक खुद हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने सीखा है और मैं खुद फायदा उठा रहा हूं। आज के लिए इतनी बात काफी है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।